हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फाइनल एपिसोड आईआर का। ठीक है, एंड्रू हेविट का आईआर का फाइनल एपिसोड है इस बुक से। बाकी आईआर से अगर और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगी, पर ये बुक आज ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको बाकी के 3 एपिसोड पसंद आए होंगे। एंड ये एपिसोड मैं बहुत लेट डाल रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। ऑल्दो मेरा चैनल एक्टिव था, आपने नहीं देखा तो मैंने अभी पिछले वीक में काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हैं, कुछ शॉर्ट वीडियोज़ डाली हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, पेपर 1 की, तो आप वो भी देख लेना। और इसको बनाने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपनी भी तैयारी कर रही थी, सो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और जो आज के थिंकर्स हैं हम उसको ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको अच्छी लगेंगी ट्रिक्स, और ट्रिक्स अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करके जाना। सो लेट्स बिगिन। Let's begin by key theorist in regional integration, जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है। ठीक है, हम रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में आईआर में पढ़ते हैं। क्वामे नक्रुमा हमारे फर्स्ट थिंकर हैं आज के। ठीक है, एंड ये आपको इनका नाम आपने सुना हुआ होगा जब आपने नाम पढ़ा होगा। नाम में क्या फाउंडिंग मेंबर्स आते हैं, जब हम पढ़ते हैं फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम, तो ही वाज वन ऑफ देम। उसके अलावा हमारे नेहरू थे, जोसेफ ब्रोज टिटो थे यूगोस्लाविया के, सुकर्णो थे इंडोनेशिया से, देन हमारे हाँ नासिर थे, क्वामे अब्दुल नासिर इजिप्ट से, है ना। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इनमें से एक हमारे क्वामे नक्रुमा थे जो कि थे घाना से। अब ये घाना कहाँ है? ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में है तो अफ्रीकन नेशनलिज्म की बात करेंगे। और इन्होंने ये ही वाज द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। आज के टाइम पे हम अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं, जो कि 2002 में बना था एज अ सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, बट ही वाज द फाउंडर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनके लाइफ के बारे में कि ही वाज द फाउंडर ऑफ ओएयू। और ओएयू को ही बाद में अफ्रीकन यूनियन बना दिया गया था 2002 में 55 मेंबर्स से। इससे क्वेश्चन आया था कि अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप से भी क्वेश्चन आया था। ये ब्लैक पावर एक्टिविस्ट थे। दूसरा अफ्रीका मस्ट यूनाइट इनकी बुक है। न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये भी इनकी बुक है। ये पीवाईक्यू में आ रखी है। और ऐसी ही मिलती जुलती बुक है एक और, जिसका नाम है कैपिटलिज्म, नहीं सॉरी इम्पीरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसकी बुक है भाई? फिर लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक है लेनिन की। ठीक है, तो लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लिखा हो तो वो किसकी बुक होगी? लेनिन की। लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म लिखा हो तो होगी क्वामे नक्रुमा की। ये पीवाईक्यू है, अच्छे से इसको याद रखना। कॉन्सेंसिज्म फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी फॉर डीकोलोनाइजेशन। तो अफ्रीका उस टाइम पे कॉलोनी था, और ये उस टाइम उनको ऐसा मान के चलो कि ये क्या करना चाहते थे, डीकोलोनाइज करवाना चाहते थे अफ्रीका को। और अपने कॉन्साइंस के बेसिस पे काम करते हैं कौन? क्वामे नक्रुमा। और वो चाहते थे कि अफ्रीकन नेशनलिज्म के लिए काम कर रहे थे, ब्लैक पावर एक्टिविस्ट थे, तो क्या चाहेंगे वो एज अफ्रीकन नेशनलिज्म? तो अफ्रीका के नेशनलिस्ट तो यही चाहेंगे ना कि हम अफ्रीका जो है यूनाइटेड रहे। तो ऐसे आपको इनकी बुक याद रखनी चाहिए, और इनकी कहानी याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा, अच्छा अफ्रीकन नेशनलिज्म था तो ये अफ्रीका को यूनाइट रखना चाहते थे और ये डीकोलोनाइज करवाना चाहते थे। बाकी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ रखी है और फेमस बुक है, 2-3 बार पूछी हुई है। तो जिसने भी पीवाईक्यूज पढ़े हुए होंगे आपको ये याद ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई हम ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो आप, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आप फ्रेशर हो तो न्यू कॉलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन दोनों आपको याद रखना है क्वामे नक्रुमा से। कार्ल ड्यूश अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। इनकी कम्युनिकेशन थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी पीवाईक्यू में आ रखा है, इसलिए मैंने आपको अलग से ये ब्लैक में हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आज या कल में। सो आप यहाँ से इसको रिवाइज भी कर सकते हो। मेरे पहले एक बार आप ट्रिक से सारे थिंकर्स मेरी वीडियो से याद कर लो, और उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आप क्या कर सकते हो, या ये भी एक बार पढ़ सकते हो। तो कार्ल ड्यूश का कम्युनिकेशन थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एग्जाम क्लास में सब कुछ याद हो जाए, ताकि आपको क्या बोलते हैं अलग से पीडीएफ दोबारा से ना पढ़नी पड़े। फिर रीजनल इंटीग्रेशन की बात इन्होंने बोला था कि कैसे हम रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो इंटरनेशनल एनार्की को कैसे अफेक्ट करती है, क्योंकि हम रीजनल इंटीग्रेशन के थिंकर पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्वामे नक्रुमा पढ़ा, आप कार्ल ड्यूश पढ़ रहे हैं। तो ड्यूश बोल रहे हो वैसे, सॉरी ड्यूश है इसका नाम। और कम्युनिकेशन थ्योरी आप जब चैप्टर 3 पढ़ते हो पेपर 1 का, तो उसमें भी आपने कम्युनिकेशन थ्योरी में इनका नाम सुना ही होगा। ठीक है, एंड ढूस से आप ऐसे आते हो ढुशुम ढुशुम करते हैं ना, जैसे डिशुम डिशुम कर रहे हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई कहाँ हो रही है हमारी? डिशुम डिशुम कहाँ हो रही है? नॉर्थ अटलांटिका में हो रही है। ठीक है, बहुत आपने यूनिक प्लेस चूज किया है लड़ाई करने के लिए। नॉर्थ अटलांटिक आपने बहुत यूनिक प्लेस चूज किया है। और फिर आपने लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मेरी जो बिल्डिंग है
मैं इस नेशन का सिटीजन हूँ तो मेरी बिल्डिंग मेरे हिसाब से बनेगी, तुम कौन होते हो। तो मैंने ड्यूश से क्या याद कराया, डिशुम डिशुम याद कराया, और डिशुम डिशुम कहाँ का हो रही है, आपके नॉर्थ अटलांटिक एरिया में हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपको नेशन बिल्डिंग करनी है। तो इनकी दो बुक आप ऐसे याद रख सकते हो, पॉलिटिकल कम्युनिटी इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक एरिया इज अ वेरी यूनिक नेम, राइट। तो नॉर्थ अटलांटिक और नेशन बिल्डिंग भी किसकी बुक है, कार्ल ड्यूश की बुक है। प्लस पीवाईक्यू में जो सिक्योरिटी कम्युनिटी का कंसेप्ट है, ये बहुत बारी पूछा हुआ है। एज द फॉलोइंग में एक पूछा जाता है, सिक्योरिटी रिजीम्स किसका है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स किसका है, जिसमें रॉबर्ट जर्विस वगैरह आते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी कम्युनिटी पूछा जाता है, मतलब ऐसे 3-4 चीज़ें होती हैं और उसके आगे उनका नाम लिखा होता है। तो आपको पीवाईक्यू तो करके ही जाने हैं। देन 4 कंडीशंस पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पिछली बार 2-3 बार सिक्योरिटी कम्युनिटी पूछ चुका है। अब ये हो सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि सिक्योरिटी कम्युनिटी की जो 4 कंडीशंस कार्ल ड्यूश ने बताई हैं, उनमें से कौन सी कंडीशन है जिसका आंसर नहीं है। तो ऐसे आपने ऑप्शन देखे होंगे ए बी, सी डी सी, या ए डी बी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको एक करेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको चारों के नाम पता होंगे तो आप ऑड वन आउट कर सकते हो उसमें से। तो इंक्रीज सोशल कम्युनिकेशन, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी कम्युनिटी मतलब कि हाँ, अपनी कम्युनिटी को हमें क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो कैसे प्रोवाइड होगी, ये आपको लिखना है, सिक्योरिटी सोशल कम्युनिकेशन। तो सोशल का अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा कम्युनिटी के साथ, तो कम्युनिटी से कम्युनिकेशन, COOM कम्युनिकेशन और COOM कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। ग्रेटर मोबिलिटी होने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक इको टाइज मतलब इकोनॉमिक टाइज हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एंड ह्यूमन इन ट्रांजेक्शन म्यूचुअल होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप एक तरफ डोमिनेटिंग हो, एक तरफा हो नहीं, म्यूचुअल हो, आपस में बातचीत करके ह्यूमन ट्रांजेक्शन होने चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ट्रेड वगैरह होगा। तो ये 4 कंडीशन उन्होंने बताई थी सिक्योरिटी कम्युनिटी की, तो ये भी याद रखना। फिर बात इनके जो 2 कीवर्ड्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनकी स्टेटमेंट, जैसे कार्ल ड्यूश का कोई कोट आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो जहाँ पे अमेलगेमेशन वर्ड है, अमेलगमेशन क्या होता है, सबको एक साथ लेकर चलना, जोड़ के, ठीक है। अमेलगमेट करना मतलब कि यहाँ से भी उठा लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, और सबको एक साथ क्या कर दिया, अमेलगमेट, ठीक है, इसको जोड़ दिया यहाँ पे। तो अमेलगमेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल डिसीजन मेकिंग सेंटर वुड नेवरदलेस बी लेस कॉमन देन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के ऊपर वो अमेलगमेशन को सपोर्ट करते थे, विच अलाउ सॉवरेन स्टेट टू इंटरैक्ट विद द प्लूरल सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो ये बोलते थे कि अगर आप अमेलगमेशन करोगे तो उससे क्या होगा, जो आप सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है, प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, प्लूरलिस्टिक क्या मतलब, वो ग्रुप की बात करता है, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, प्लूरल सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट भी किसका आएगा, कार्ल ड्यूश का। इसको ये प्रमोट करते हैं अमेलगमेशन की थ्योरी से। तो ये याद रखना, अमेलगमेशन कीवर्ड, सिक्योरिटी कम्युनिटी याद रहेगा तो ऑब्वियसली प्लूरलिस्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी भी आपको याद रहेगा, और बुक्स तो मैंने याद कराई थी। तीसरे हमारे थिंकर है अर्नेस्ट हास। अभी हास है मतलब ये हंस हंस के बेचारे मर गए, ठीक है, हंस मैंने इसको बनाया था हंसना, ठीक है, तो हंस हंस के मर गए अर्नेस्ट हास। तो इनका जो क्या बोलते हैं ट्रिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले याद करते हैं नियो फंक्शनलिज्म और फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट, ये दो कि ये फाउंडर है। तो कभी पूछा जाए कि नियो फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन है, तो अर्नेस्ट हास हैं, और नियो फंक्शनलिज्म को भी हम फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट के नाम से भी जानते हैं, पर्टिकुलरली एज अप्लाई टू यूरोपियन इंटीग्रेशन। और इन्होंने ये जो नियो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो यूरोपियन इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, मतलब इन्होंने ये नियो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था यूरोपियन इंटीग्रेशन के लिए, कि हम यूरोप को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं नियो फंक्शनलिज्म है क्या। नियो फंक्शनलिज्म का मतलब है टू एक्सप्लेन द यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोसेस। नियो फंक्शनलिज्म यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोसेस को समझाता है कि यूरोप जो था वो आपस में कैसे एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना, और कैसे वो जो बाकी कंट्रीज थी वो यूरोप के साथ इंटीग्रेट हुई, एंड वाई स्टेट्स एक्सेप्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और स्टेट्स जो थी वो इस सुप्रानेशनल मतलब EU, मान लो एग्जाम्पल EU आशियान वगैरह, ये सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो ये सारी स्टेट्स ने क्यों माना कि चलो हम EU का पार्ट बन जाते हैं, तो कुछ तो होगा। तो ये नियो फंक्शनलिज्म की थ्योरी समझाती है कि स्टेट्स जो है सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्यों बनते हैं। जैसे अगर कल को हम UN का पार्ट बने हैं, ठीक है, हम आशियान में नहीं है, ठीक है, आशियान के, लेकिन हम बाद में एडिशनल हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं वो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट भी जिसको बोलते हैं। तो ये अर्नेस्ट हास की थ्योरी थी, और इन्होंने यूरोपियन इंटीग्रेशन को इस पे अप्लाई किया और समझाया था। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्पिल ओवर का, जो कि पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत गंदा हो गया, इसको साफ क्लीन रखते हैं थोड़ा सा ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे।
और ये रहा देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट। तो स्पिल ओवर कैसे, जैसे कि आप जब हंसते हो, बहुत हंस रहे हो, बहुत हंस रहे हो, और हंसते हंसते आपके मुंह से क्या हो गया, पानी स्पिल हो गया। ठीक है, जैसे बहुत बार हुआ होगा, सबके साथ ही हुआ होगा कि आप कभी पानी पी रहे थे, एकदम से आपको हंसा दिया किसी ने, तो आपका जो पानी था वो स्पिल ओवर हो गया। ठीक है, मतलब बाहर निकल गया। स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे याद रहेगा, सिंपल। एंड स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो लीड पॉलिटिकल एक्टर्स प्रोग्रेसिवली टू शिफ्ट देयर लॉयल्टी। स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब जो लोग हैं पॉलिटिकल, स्पेशली पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं, वो अपनी लॉयल्टीज को शिफ्ट कर देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी एक्टिविटीज को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम द नेशन स्टेट टुवर्ड्स अ न्यू लार्ज सेंटर। मतलब जहाँ पे उनको फायदा हो रहा है। नेशन स्टेट यानी कि जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया अपनी प्रायोरिटीज, अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर देगा, अपनी एक्सपेक्टेशन को शिफ्ट कर देगा नेशन स्टेट से। नेशन स्टेट यानी इंडियन से ना होके वो अपनी प्रायोरिटीज कहाँ शिफ्ट कर देगा, यूएन। अब जैसे इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, तो जब हम न्यू लार्ज सेंटर, न्यू लार्ज सेंटर यहाँ पे क्या है, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ईयू, आसियान। तो जब कंट्रीज अपना अपने कंट्री के लिए तो काम करती हैं, लेकिन साथ में वो एक बड़ी सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट बन जाती है और अपनी लॉयल्टीज जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर देती हैं। तो वो उसको उन्होंने बोला स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट, कि आपके जो यहाँ पे था वो स्पिल हो गया, फटैक। ठीक है, हाउएवर हास बिकेम डिसचैंटेड विद न्यू फंक्शनलिज्म इन 1970s। लेकिन ये अपनी थ्योरी से खुद बोर हो गए बाद में, और 1970 में इन्होंने न्यू फंक्शनलिज्म को छोड़ दिया कि अब मैं न्यू फंक्शनलिज्म की थ्योरी भाई नहीं दूंगा। इनकी बुक है बियॉन्ड द नेशन स्टेट। अच्छा, नेशन बिल्डिंग कार्ल्यूश की, और नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट के भी बियॉन्ड चले गए। मतलब हंसते हंसते उनको इतनी हंसी आई बेचारे को कि वो क्या हुआ, स्पिल ओवर हो गया, अब वो बियॉन्ड द नेशन स्टेट चले गए। एंड देन टैंगल ऑफ होप्स। टैंगल ऑफ होप मतलब अपनी होप्स में ही उलझ के रह जाना, टैंगल हो जाना। तो वो इतना बेचारा हंस रहे थे, वो उलझ के रह गए कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा, कुछ न मतलब कुछ हो गया मेरे साथ, और हंसते हंसते बेचारे वो मर गए। ठीक है, सो ये बात था, और मतलब एक ट्रिक था, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। वैसे आप ऑफेंड तो क्यों हो गया, आप इनको तो जानते नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि बाद में किसी किसी के आइडियल रहे हो और फिर वो ऑफेंड हो जाए कि यार मैम कैसी बात कर रही है कि वो हंसते हंसते मर गए। सो बट इट्स ओके, ट्रिक है। तो पहले से ही डिस्क्लेमर दे दिया मैंने। बियॉन्ड द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट के वो बियॉन्ड चले गए न्यू फंक्शनलिज्म की थ्योरी को लेकर स्पिल ओवर करते करते, और टैंगल ऑफ होप्स, अपने होप्स में ही वो उलझ गए। ठीक है, कौन, हंसते हंसते वो उलझ गए। ठीक है, देन बात करते हैं, ये हो गए हमारे रीजनल इंटीग्रेशन के थिंकर खत्म। अब बात करते हैं बॉल्डविन की, जेम्स बॉल्डविन। सिविल राइट्स मूवमेंट इन्होंने लेड किया था। इनकी जो एस्से था, फेमस एस्से, वो नो नेम इन द स्ट्रीट। ठीक है, नो नेम इन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट में एक भी नेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी एक कहानी है, बहुत फनी कहानी है। अच्छा, बॉल्ड, बॉल्ड मतलब पता है आपको क्या होता है, बाल्ड, बाल्ड मतलब होता है गंजा। ठीक है, हंसना मत। सो गंजे की थ्योरी से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो बॉल्ड लोग होते हैं, मतलब जो गंजे लोग होते हैं, बोलते हैं ना कि आपने बाल कटवा लिए तुम बॉल्ड हो गया, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको पता होगा। तो नो नेम इन द स्ट्रीट मतलब कि जब वो गंजा आदमी निकलता था ना गलियों में, है ना, तो वो उसको लोग ना देखना ही नहीं पसंद करते। देखते हो जैसे इसकी इनकी शक्ल ही देख लो, ये गंजे हैं साइड साइड से। ठीक है, और ये कौन है, जेम्स बॉल्डविन है। तो ये गंजे हैं, और जब ये बंदा स्ट्रीट पे निकलता था तो उसको आसपास कोई दिखता ही नहीं था, खाली पड़ी होती थी, कि जैसे ये निकला सब छुप जाते थे कि हमें इसको इसको देखना भी नहीं है। नो नेम इन द स्ट्रीट मतलब कोई एक नाम का बंदा स्ट्रीट पे होता ही नहीं था, किसी नाम का बंदा नहीं होता था। तो बॉल्ड विन, ठीक है, तो नो नेम इन द स्ट्रीट। फिर अब ये बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, कि मैं काला हूँ और मैं गंजा हूँ, तो मेरे को ऐसा क्या है कि मैं स्ट्रीट पे निकलता हूँ तो कोई होता ही नहीं है। तो ये इसलिए क्या करते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, कि ब्लैक लाइव्स भी मैटर करती हैं। फिर जियोवानी रूम, जियोवानी रूम, तो विन और वानी, तो इसके नाम में बॉल्ड विन आ रहा है, तो विन और वानी, तो जियोवानी। ठीक है, जियोवानी, कि मेरे को भी भाई जीने दो। ठीक है, मैं अपने, वो फिर क्या करते थे, अपने रूम में बंद होके बैठ जाते। या तो आप याद कर सकते हो विन और वानी से, या आप याद कर सकते हो बॉल्ड से, कि उनके स्ट्रीट में जब भी वो बेचारे निकलते थे कोई दिखता नहीं था दूर दूर तक, तो उन्होंने अपने आप को रूम में ही बंद कर लिया कि यार मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई अच्छे से रहता नहीं है ना, मुझे कोई देखना पसंद करता है, उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। तो इनकी दूसरी बुक हो गई क्या, जियोवानी रूम। देन नोट्स ऑफ अ नेटिव सन, फिर उनको अपने बेटे का नखत मिलता है कि पापा आपने अपने आप को रूम में क्यों बंद कर रखा है, आप गंजे हो काले हो कोई बात नहीं। तो हमको उनको क्या मिलता है, अपने नोट्स मिलते हैं अपने बेटे के। ठीक है, तो उनको अपने बेटे के नोट्स तो मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब उनमें एक अपने बेटे की नोट्स पढ़ के एक आग सी लग जाती है सीने में, कि भाई वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। तो द फायर नेक्स्ट थिंग,
तो उनका जो सन था, या फिर आप ऐसे बना सकते हो कि इसकी कहानी और अच्छी तब बनेगी, मैंने अभी अभी सोचा, कि नोट्स ऑफ अ नेटिव सन। तो जब उन्होंने अपने रूम में अपने आप को रूम में लॉक करके रखा ना, तो वहाँ पे उनको काफ़ी दिन वो रूम में लॉक थे, तो उनको एक अपनी ड्रॉर थी, ड्रॉर में उनको एक नोट्स मिले, उनके बेटे के नोट्स थे, और उनके खुद के बेटे ने उनके बारे में इतनी बुरी बुरी चीज़ें लिखी हुई थी कि मुझे शर्म आती है ऐसे बाप पे, कि वो इतने अजीब दिखते हैं, मेरे फ्रेंड्स उनका मजाक बनाते हैं, ठीक है, तो मेरे को ऐसा बाप नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी थी, जो कि हम इमेजिनरी बातें कर रहे हैं। तो वो अपने बेटे की बात सुन के तो भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और अपने रूम में ही आग लगा देते हैं कि अब मुझे जीना ही नहीं है, ठीक है। और बोलते हैं, और लास्ट में एक खत मरने से पहले लिखते हैं, आई एम नॉट अ निग्रो, आई एम नॉट योर निग्रो, मैं निग्रो नहीं हूँ, ठीक है। और ये वॉज बेस्ड ऑन अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट, रिमेंबर दिस हाउस, ठीक है। और मेरे जाने के बाद इस घर को याद रखना, कि मतलब मैं निग्रो नहीं हूँ। मरने से पहले उन्होंने फायर लगा दी ना अपने रूम में, और क्योंकि उनको खत मिले थे, अपने नेटिव सन के नोट्स मिले थे उस रूम में। फिर उसने लास्ट में, जैसे मरता हुआ बंदा लास्ट में कुछ ना कुछ लेटर लिख के जाता है, तो उन्होंने लिखा, आई एम नॉट योर निग्रो। और ये इनका अनफिनिश मैन्युस्क्रिप्ट था, क्योंकि जब तक वो उन्होंने आई एम नॉट योर निग्रो लिखा, तब तक तो पूरी आग लग चुकी थी, इसके आगे वो कुछ लिख नहीं पाए। तो ऐसा याद करो कि वो अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट था, आग लग गई थी तो लिख नहीं पाए, जब इससे पहले वो मर गई कि पूरा फिनिश कर पाते। देन रिमेंबर दिस हाउस, तो ये रिमेंबर दिस हाउस एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसका ही एक अनफिनिश्ड वर्क है, आई एम नॉट योर निग्रो। तो रिमेंबर दिस हाउस मतलब कि इस घर को मेरे नाम से याद किया जाएगा, कि इस घर में किसी ने आग लगाई थी, और जस्ट बिकॉज लोगों ने उसको इतना डिमोटिवेट किया, तो मेरे नाम से ये घर रिमेंबर किया जाएगा। और वाइल उनकी जो नॉवल है वो है इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक। काश ऐसा होता कि जो स्ट्रीट है वो बात कर पाती, बील स्ट्रीट कुड टॉक, कि मतलब मैं खाली सड़कों पे चल रहा हूँ, खाली स्ट्रीट पे चल रहा हूँ, कोई नामो निशान नहीं है। काश मैं अपनी इतने वो डिप्रेस हो गए थे कि काश मैं स्ट्रीट से ही बात कर पाता। स्ट्रीट में कोई बंदा तो दिख नहीं रहा जो मेरे से बात करे, तो मैं काश स्ट्रीट से ही बात कर पाता। तो इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक, तो ये पूरी कहानी थी, एक ट्रिक थी, एक स्टोरी थी, जिससे आप इनके कॉन्सेप्ट्स, इनकी बुक याद रख सकते हो। अब मेरे को नहीं लगता कोई भूलेगा। जिसको नहीं समझ आया तो आप दोबारा से बैक करो, और दोबारा से एक और बारी कहानी सुन लो, कि उनको स्ट्रीट में कोई नहीं दिखता था, उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, फिर वहाँ पे सन के उसको नोट्स मिले, और फिर उससे वो कहा कि उन्होंने बोला कि मेरा बेटा भी खुद का नहीं है, मेरा बेटा भी मेरे से सड़ता है, तो मतलब मेरा बेटा भी मेरे से परेशान है, तो मैं आग लगा लेता हूँ अपने आप को। और लास्ट में उन्होंने एक डेथ नोट लिखा, आई एम नॉट योर निग्रो, वो अनफिनिश था वो डेथ नोट किसका, और उन्होंने बोला इस घर को मेरे नाम से ही याद किया जाएगा। और फिर लास्ट में 2018 में ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई, कि इस घर को मेरे नाम से याद किया जाएगा। अब इसके आगे मैं इसको रिलेट नहीं कर सकती, लेकिन आप याद रखना है कि ये जो स्ट्रीट कुड टॉक जो था वो 2018 का उनका लेटेस्ट वर्क था, और इससे आप इसको याद कर सकते हो, बस खत्म। अभी अभी कुछ कहानियां तो मैंने अभी भी बना ली, कुछ मैंने पहले से सोच के रखा था, लेकिन कुछ अभी अभी एकदम से बन गई। हेडली बुल, हेडली बुल जो है वो है अनार्कल सोसाइटी के सबसे अनार्कल सोसाइटी बुक के ऑथर, ठीक है। ये इनकी बुक आ रखी है PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट, अनार्कल सोसाइटी हेडली बुल। अब हेडली बुल का हो गया रेड बुल, रेड बुल बोल सकते हो, है ना। तो रेड बुल सॉरी द अनार्कल सोसाइटी, तो ऐसे याद रखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड अ सोसाइटी ऑफ स्टेट। तो ये अनार्कल सोसाइटी जो बुक है उसमें डिफरेंस बताते हैं, सिस्टम ऑफ स्टेट्स अलग होता है, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स अलग होता है। तो रिजेक्टिंग बोथ द डोमिनेंट रियलिस्ट एंड लिबरल आइडियलिस्ट। तो जो लिबरल आइडियलिस्ट लोग होते हैं और जो रियलिस्ट लोग होते हैं, ये मैंने सारी थ्योरीज आपको ओपी गाबा के प्लेलिस्ट में करा दी है, और एंड्रयू ह्यूबर्ट की प्लेलिस्ट तो मैंने, एंड्रयू ह्यूबर्ट की तो ये वाली चल रही है, एक एंड्रयू ह्यूबर्ट IR है और एक एंड्रयू ह्यूबर्ट पॉल थ्योरी है, तो दोनों अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो IR वाली अभी चल रही है, और पॉल थ्योरी करा चुकी। तो जब आप ओपी आप एंड्रयू ह्यूबर्ट पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी की, तो आपका पूरा पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ से कवर हो जाएगा, बुक से कवर हो जाएगा, ऑथेंटिक सोर्स है क्योंकि वो। तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी बताया था, रियलिस्ट क्या है, लिबरल आइडियलिस्ट कौन है। तो रिजेक्ट किया उन्होंने रियलिस्ट को और लिबरल आइडियलिस्ट को, नियो ग्रॉटियन अप्रोच लिया था उन्होंने थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। तो हेडली बुल ने क्या किया, रेडली बुल कह रही हूँ, हेडली बुल ने अगर पूछा जाए कौन सा अप्रोच यूज किया था, तो न्यू ग्रॉटियन अप्रोच किया था। और कभी स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या उन्होंने रियलिज्म और आइडियलिज्म के फेवर में थे, तो आपको बोलना है कि नहीं। हेडली बुल जो थे वो रेड बुल पीते थे, और इतना मतलब इतने गुस्से में रहते थे ना वो रेड बुल पी के, कि वो रिजेक्ट कर देंगे हर चीज को। गुस्से में बंदा क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ऐसे मान के चलो। तो रियलिस्ट को भी और लिबरल आइडियलिज्म को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। देन इंटरनेशनल सोसाइटी में टेंड टुवर्ड्स आइदर सॉलिडारिज्म और प्लूरलिज्म। तो उनका मानना था क्योंकि एनार्किकल सोसाइटी है, सोसाइटी में एनार्की है, तो इसलिए जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, एक टाइम ऐसा आएगा या तो इंटरनेशनल सोसाइटी में सॉलिडारिटी आ जाएगी,
ठीक है, या फिर प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू विच स्टेट्स ऑपरेट कोहेसिवली एंड परस्यू शेयर्ड गोल्स। और ये डिपेंड करता है कि सॉलिडारिज्म आएगा या प्लूरलिज्म आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टेट पे, कि स्टेट की जैसे गोल्स होंगे, स्टेट जैसे ऑपरेट करेगा कोहेसिवली, मतलब होता है एक साथ मिलके, एकदम बोलते हैं ना कोहेसिव, जैसे फेविकॉल वाला एक साथ चिपक जाता है पूरा, वैसा कोहेसिव होता है एक साथ मिलके काम करना। तो जब स्टेट सारा एक साथ मिलके काम करेगा, अपने शेयर्ड गोल्स के लिए काम करेगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट कितना हद तक स्टेट अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है, शेयर्ड गोल्स के लिए स्टेट कितना हद तक काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो सॉलिडारिटी की तरफ मूव होगी या फिर प्लूरलिज्म की तरफ मूव होगी। देन द कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस। अब प्लूरलिज्म के लिए आपको रॉबर्ट हाल का नाम याद रखना है, मैंने बहुत बार याद भी कराया था, डॉल की स्टोरी से भी याद कराया था। देन कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस, जस्टिस इन आयर, ये दो बुक्स भी किसकी है, हेडली बुल की है, द कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस। ठीक है, तो अब बुल जो है, बुल एक बारी पागल हो गया, जो रेड बुल पी के एक बारी बंदा एकदम, वो होता है ना बुल का, आपने देखा होगा कि एक बैल को जो ऐसे सिंग लेके एकदम आ रही है आपकी तरफ गुस्से में, और उसको रेड बुल और पी लिए, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना था, कंट्रोल्स ऑफ आर्म्स राइट्स इनकी बुक है, कि इसको बुल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड वो लोग जो थे आयर में जस्टिस की डिमांड कर रहे थे कि यार इस पुल से हमें कोई बचाओ, हमें जस्टिस चाहिए, ये हमारे रोज घर पे आके हमारा घर तबाह करके चला जाता है, हमारे सामान को खराब कर देता है, तो हमें जस्टिस चाहिए। तो जस्टिस इन आयर, हेडली बुल की, कंट्रोल ऑफ आर्म रेस, हेडली बुल की। और ये तो एनार्कियल सोसाइटी तो पीवाईक्यू है ही, तो ये आपको याद होनी चाहिए, एनार्कियल सोसाइटी। ठीक है, अब इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो वो क्लीन ही मिलेगी, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें सिर्फ हाईलाइटेड होगा। फ्रांसिस फुकुयामा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, जिससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप सबको इससे एक ही चीज़ याद आती होगी, एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है ना, बहुत बारी क्वेश्चन है, बहुत बारी, एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा। ये रैंड कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं, तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन भी फ्रांसिस फुकुयामा की है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री आर्टिकल है, और एंड ऑफ हिस्ट्री का ही जो आर्टिकल उन्होंने लेटर डेवलप किया था, किसमें, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो दोनों ही इन्हीं का बुक है। द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज हैड एंडेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बोला कि एंड ऑफ हिस्ट्री, तो एंड क्या हुआ है, हिस्ट्री का एंड कैसे हुआ, जब लिबरल डेमोक्रेसी आई तो हिस्ट्री जो थी खत्म हो गई। हिस्ट्री इन द सेंस जो हमारा एक प्रोग्रेस, एक इवोल्यूशन चल रहा था ना आईआर में, तो आईआर का अब आगे आईआर और इवॉल्व होगा नहीं, क्योंकि उसकी वो चरम सीमा में पहुंच चुका है, और उसकी चरम सीमा क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो फ्रांसिस फुकुयामा के अकॉर्डिंग फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट है। सबसे अच्छी फॉर्म किसको मानते हैं, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि वो सबसे अच्छी फॉर्म किसको मानते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, तो लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ग्रेट डिसरप्शन, तो अब एंड ऑफ हिस्ट्री अगर आपको याद है कि एंड ऑफ हिस्ट्री ऑन द लास्ट मैन, तो आपको ये भी याद होना चाहिए इसके बाद कि ग्रेट डिसरप्शन भी इनकी बुक है। कैसे आप याद कर सकते हो, कि हिस्ट्री जो है खत्म हो चुकी है और एकदम एंड हो चुका है, किस चीज़ का एंड हो जाता है, तो एक ग्रेट डिसरप्शन होता है, एकदम तबाही आ जाती है कि भाई पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया, एंड हो गया, तब तो डिसरप्शन ही डिसरप्शन है, तबाही तबाही है हर तरफ, ग्रेट डिसरप्शन चल रहा है। ठीक है, और फ्रांसिस फुकुयामा को ट्रस्ट इशूज थे, इसलिए उन्होंने बोला कि एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड मेरे को अब ट्रस्ट नहीं रहा किसी पे, तो इसलिए मैं अपने क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, इसके आगे मैं लिखना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट इशूज हो गए, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं रहा किसी पे, तो अपनी लाइफ को एंड कर रहा हूँ, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मैं अब लास्ट मैन हूँ, ये लास्ट मैन था जिसपे मैंने ट्रस्ट किया, अब इसके बाद मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो ये कहानी है, ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ, लास्ट मैन से आपको याद रहेगा कि मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, और एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, सब तबाह हो चुका है, तो ग्रेट डिस्ट्रप्शन। देन आइडेंटिटी, द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिसेंटमेंट, ये भी इनकी बुक है। और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में ये मानते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी मैंने आपको याद बताया ना, तो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसकी बात करते हैं, मतलब बेसिकली लिबरलिज्म को। एंड इंक्रीजिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो उन्होंने बोला है कि जो रिसेंट चैलेंजेस हैं वो है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो कि एक रिसेंट चैलेंज हम देख सकते हैं। एंड रिसेंटमेंट एंड इंडिग्निटीज, तो फ्रेमिंग एवरीथिंग फ्रॉम अलकायदा to Black Lives Matter as emerging from resentment at indignities, मतलब जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्ट, इंडिग्निटी मतलब उसका उल्टा, जिसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, एंड रिसेंटमेंट होता है कि आप किसी को नहीं चाहते कोई चीज़, आप किसी को होने से रोक रहे हो। ठीक है, तो लोगों का जो इंडिग्निटीज की तरफ जो रिसेंटमेंट है कि हमें अपोजिशन है बेसिकली, तो वो क्या हो गया है, वो इमर्ज हो रहा है।
तो इन्होंने एग्जांपल दिया अलकायदा से लेकर ब्लैक लाइफ मैटर तक, जो कि लेटेस्ट अभी है ना, ब्लैक लाइफ मैटर का कैंपेन भी हुआ था। तो अलकायदा से लेकर ब्लैक लाइफ मैटर तक क्या हो देखने को मिल रहा है कि रिसेंटमेंट कर रहे हैं लोग इंडिग्निटीज की तरफ, ये फ्रांसिस फुकुयामा बताते हैं। तो मैंने आपको सारी बुक याद करा दी, बस मैंने आपको ये बुक नहीं करवाई थी, द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिसेंटमेंट, क्योंकि मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बताना चाहती थी। तो रिसेंटमेंट एंड इंडिग्निटीज अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो इनकी बुक भी याद रहेगी, क्योंकि इनकी बुक में रिसेंटमेंट आ रहा है, डिमांड फॉर डिग्निटी आ रहा है कि हमें डिग्निटी चाहिए, और पॉलिटिक्स ऑफ रिसेंटमेंट मतलब जब लोग उसको रिसेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, वैसा। तो इन आइडेंटिटी, तो इनको आइडेंटिटी क्राइसिस भी थे। अब बताओ, जिस बंदे को ट्रस्ट, अच्छा मैंने कभी अभी कहानी बनाई कि जिस बंदे को ट्रस्ट नहीं होगा तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस तो होंगे ही, राइट। उसको वो बोलेगा कि मेरे को किसी पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैं को कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे को कोई डिग्निटी नहीं देता, मेरा कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है, उसको अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहा, ऐसा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अभी अभी ट्रिक बना दी, वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं था, मैंने सोचा था कि रिसेंटमेंट एंड डिग्निटीज याद कराऊंगी और इसी से बुक बता दूंगी। अच्छा, जीन मोनेट। जीन मोनेट है फ्रेंच मॉडर्नाइजेशन के थिंकर। उन्होंने प्रोग्राम दिया था, जीन मोनेट ने फ्रेंच मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम दिया था, सॉरी, अंडर दे गोले, ठीक है। अब ये दे गोले क्या है मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि बस ये ऐसे याद रखो कि फ्रेंच मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम दिया था। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। सुचमैन प्लान दिया था, तो ये आ सकता है अगर कभी यूनिक पॉइंट या डेप्थ में अगर कोई वो बनाएंगे किसी थिंकर से, और ऐसे उन्होंने जैसे एग्जामिनर है, एकदम से वो क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर दी उसने वीडियो, है ना, तो वीडियो स्क्रॉल करती उसको एकदम से उसकी वीडियो नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं ये, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ स्क्रॉल करी, उनको जीन मोनेट दिखा, उनको मन किया तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया। तो अगर मैं एग्जामिनर होंगी तो सचमैन प्लान तो बनाऊंगी कि सचमैन प्लान किसका है। तो सचमैन प्लान इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों है, क्योंकि फ्रॉम विच द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी वो डेवलप हुई थी, इसी प्लान के थ्रू डेवलप हुई थी। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ECSC और EEC, ये आपने ये इन दोनों से ना PYQ आ चुके हैं इनकी फॉर्मेशन पे कि कब ये बना था, इसका हेडक्वार्टर का है। तो ये इससे क्वेश्चन आता है जब यूरोपियन यूनियन का हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो तब यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो अच्छा, अगर कभी पूछ ले भाई, अब यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन बनाया तो वो पूछ लेगा कि अच्छा बताओ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी किस प्लान के तहत बनी थी, तो सचमैन प्लान के तहत बनी थी। और ये प्लान बनाया किसने था भाई, जीन मोनेट ने बनाया था, जीन मोनेट ने ये प्लान बनाया था। तो ये जो जीन मोनेट थे वो सच सच बोलते थे, ठीक है, मोनेट सच सच बोलते थे, मैन जीन मॉन, मैन मॉन, तो MAN मैन और MON मॉन, तो मॉन मैन, सच मैन का है, मैन याद रखना कि सच मैन, तो मैन है, और इसका नाम भी जो है जिसने ये बनाया ये प्लान मॉन से है, ठीक है। तो मोनेट और सचमैन प्लान, और सचमैन प्लान का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये दोनों जो कम्युनिटी थी वो इसी प्लान के तहत बनी थी, और इन्होंने इंटर गवर्नमेंटलिज्म को रिजेक्ट किया था इन फेवर ऑफ सुप्रा नेशनल गवर्नमेंट, और ही वॉज नॉट अ फॉर्मल एडवोकेट ऑफ यूरोपियन फेडरलिज्म, तो वो यूरोपियन फेडरलिज्म में नहीं मानते थे, इंटर गवर्नमेंटलिज्म में नहीं मानते थे। इंटर गवर्नमेंटलिज्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था क्या होता है, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो भी बताया था। तो किस में मानते थे भाई, सुप्रा नेशनल गवर्नमेंट में मानते थे। सुप्रा नेशनल क्या होता है वो भी बता दिया था। तो अब देख लेना, मतलब कोई भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि एक तो आपको एक नए नए थिंकर्स देखने को मिलेंगे, और जो थिंकर्स और पहले से ही पुराने थिंकर्स हैं उनकी कुछ नई बुक्स पता चलेंगी और ट्रिक से याद भी हो जाएंगी। तो एक बार सारा प्लेलिस्ट एक बार आप देख लेना, 4 एपिसोड है, चौथा ये वाला एपिसोड है, बस 4 एपिसोड आपको देखने में क्या दिक्कत है कि यार आपके सारा अच्छे से कवर हो रहा है थिंकर्स के साथ। तो सुप्रा नेशनल गवर्नमेंट को ही फेवर करते थे। यहाँ से क्वेश्चन आया ना है बताने, पर हाँ ये आ सकता है सचमैन प्लान क्या है और किससे रिलेटेड है, किसने दिया। फिर उल्रिक बेक जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क की बात करते हैं, द पेरिल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चैलेंजेस टू ग्लोबल पावर ऑफ कैपिटल इन द रिस्क सोसाइटी। तो रिस्क सोसाइटी किसकी है, उल्रिच बेक की है। उल्रिच बेक, तो रिच और रिस्क दोनों मैच कर रहे हैं, रिच है इनका नाम और इनकी बुक का नाम है रिस्क। तो रिच लोगों को क्या लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो उल्रिच बेक जो है वो उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को एग्जामिन किया था, बहुत सारे टॉपिक्स पे काम किया था, ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, द पेरिल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल पावर ऑफ कैपिटल पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आप लोगों को, उसके ऊपर बहुत काम किया था। बेसिकली इनका काम किस पे है, ग्लोबलाइजेशन पे काम है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे बैक का काम है। रिच बैक, तो रिच बैक जो रिच लोग होते हैं उनको ज़्यादातर रिस्क लेना बहुत पसंद होता है, अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो वो रिच कैसे बनेंगे, है ना, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पैसा। तो
रिच लोगों को क्या पसंद होता है, रिस्क लेना पसंद होता है, इसलिए द रिस्क सोसाइटी इनकी बुक का नाम हो गया। इंडिविजुअलाइजेशन इनकी बुक का नाम। और जो रिच लोग है ना ज़्यादातर इंडिविजुअली रहना पसंद करते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को दूसरों की क्या जरूरत, तो मैं इंडिविजुअलाइजेशन करता हूँ। ठीक है, तो रिस्क सोसाइटी वो रिस्क लेते भी है तो इंडिविजुअली रिस्क लेते भी, ऐसे नहीं कि पूरा सबको की स्कैम कर दें और भाग जाए, है ना, नीरव मोदी की तरह, वैसा नहीं। रिच लोग, अच्छे जो रिच लोग होंगे वो रिस्क लेंगे और अकेले रिस्क लेंगे, किसी और का पैसा नहीं डुबाएंगे। तो ऐसा याद रखना है, इंडिविजुअलाइजेशन और सोसाइटी। उलरिच बेक की हो गई, राइट्स बेस्ड राइट बेस्ड इंडिविजुअलाइजेशन की बात की थी इन्होंने, तो इनकी बुक का नाम इंडिविजुअलाइजेशन है। इंडिविजुअलाइजेशन में किसकी बात की है, इंडिविजुअल राइट्स की बात की है। अगेंस्ट होम, अगेंस्ट फ्री मार्केट इंडिविजुअलिज्म। तो फ्री मार्केट के अगेंस्ट एक इंडिविजुअल के क्या राइट्स होते हैं वो बताया है। पावर इन द ग्लोबल एज, अब एक रिच पर्सन है वो रिस्क क्यों ले रहा है और अकेला रिस्क ले रहा है, वो रिस्क इसलिए ले रहा है ना कि उसको भाई पावर मिले, जितना ज़्यादा वो पैसा आएगा उसके बाद जितना ज़्यादा वो रिच होगा उतना ज़्यादा उसको पावर मिलेगी, वो उसको ग्लोबल लेवल पे पावर चाहिए, ग्लोबल लेवल पे कि भाई मैं ही एक बादशाह बन जाऊँ, है ना। तो रिच लोगों को पावर चाहिए होती है, तो उसको रिस्क लेना पड़ता है, अकेले रिस्क लेते हैं, इंडिविजुअल रिस्क लेते हैं, और क्यों रिस्क लेते हैं, पावर के लिए रिस्क लेते हैं। तो जो आपने इनका नाम कभी नहीं सुना होगा, उलरिच बेक का, मैंने भी नहीं सुना था इस बुक में पढ़ने से पहले, तो लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रहेगा क्योंकि हमने ट्रिक से याद किया है, रिच वाली कहानी से याद किया। रोलैंड रॉबर्टसन, रोलैंड रॉबर्टसन, अब ये रोता रहता था बेचारा। क्यों रोता रहता था, क्योंकि इसके पास लैंड नहीं था, मतलब जमीन जायदाद नहीं थी बेचारे के पास। तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वो एक डेफिनेशन देते हैं, द कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे कंप्रेस होता जा रहा है, मतलब कंप्रेस ऐसे मतलब होता है ना, जैसे आप फाइल कंप्रेस करते हो, तो धीरे धीरे वर्ल्ड जो है पास आता जा रहा है, और जो वर्ल्ड का जो कॉन्शियसनेस है एज अ होल वो बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, और वर्ल्ड जो है आपस में एक साथ आते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के तहत कंप्रेशन हो रहा है। देन रिलेटिवाइजेशन, ठीक है, तो उनका जो प्रोसेस है, जो कौन सा प्रोसेस दिया था अगर कभी आ जाए, तो प्रोसेस ऑफ रिलेटिवाइजेशन रोलैंड रॉबर्टसन का है, जिसने वो इनका इसका मतलब क्या है इस प्रोसेस का, व्हेन लोकल कल्चर्स एंड ग्लोबल प्रेशर्स मिक्स। तो रिलेटिवाइजेशन का मतलब है जब हमारा लोकल कल्चर, जैसे इंडिया का कल्चर है हिंदू कल्चर, हिंदू को नहीं मतलब सेकुलर है, सॉरी, तो वैसे लेकिन मेजोरिटी में हिंदू मान के चलते हैं, तो हिंदू कल्चर प्लस हमने बाकी जो ग्लोबल कल्चर है, ग्लोबल कल्चर में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी मानी जाती है। तो जब ये कल्चर आपस में एक साथ आते हैं, आप हम क्योंकि वेस्टर्न चीज़ें भी अडॉप्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी वाली चीज़ें भी अडॉप्ट करते हैं, आजकल तो कुछ शादियों में मतलब क्रिश्चियन रीति रिवाजों से वाइट गाउन पहन के भी लड़के शादी कर रहे हैं, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल है, अजीब सा एग्जाम्पल ही दिया मैंने तो वैसे। तो आपको बस याद रखना है जब ग्लोबल कल्चर और ग्लोबल प्रेशर एक साथ मिक्स होकर काम करते हैं तो वो उसको हम रिलेटिवाइजेशन बोलते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट है रोलैंड का। आर से रोलैंड, आर से रिलेटिवाइजेशन। अब इसको याद कर सकते हैं कि वो बंदा रोता रहता था, क्यों रोता था, क्योंकि उसके रिलेटिव उसको बहुत परेशान करते थे। ठीक है, कि यार ये काम नहीं कर रहा, कब पढ़ाई, कितना पढ़ती रहेगी, क्या पढ़ाई और करियर कब बनाएगी, वगैरह वगैरह। तो रो रिलेटिव, तो ये रोता रहता था, क्यों रोता था भाई, क्योंकि इनके रिलेटिव बहुत परेशान करते थे, तो इसको याद रखना है, प्रोसेस ऑफ रिलेटिवाइजेशन। ठीक है, और रिलेटिव क्यों परेशान करते थे, लैंड की वजह से, लैंड, ठीक है, आपकी जमीन, जमीन के लिए वो रोता रहता था क्योंकि उसके रिलेटिव उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। तो ऐसे एक कहानी हो गई, रिलेटिवाइजेशन आपको याद हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी इसने दिया, ये इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इसको भी याद रखना है। ग्लोबलाइजेशन मतलब थ्रू विच ग्लोबल प्रेशर्स आर फोर्स्ड टू कन्फर्म टू लोकल कंडीशन। जब हमको हम ग्लोबली इतना प्रभावित हो जाते हैं, मतलब बाहर के लोगों से ग्लोबली प्रभावित हो जाते हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है वही हम लोकल लेवल पे भी अडॉप्ट करने लगते हैं। या ग्लोबल लेवल पे कोई एक ट्रेंड चल रहा है कि बेल बॉटम का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बाहर के लोग वॉल बॉटम पहन रहे हैं, तो लोकल लेवल पे भी लोग उसको इमिटेट करने लगेंगे, है ना। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर का कैंपेन चला था, तो इंडिया के लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया था। तो जब ग्लोबल लोकल के साथ आता है तो ग्लोबल लोकल का मिला के क्या बनता है, ग्लोबलाइजेशन। और इनकी बुक है ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर, रॉबर्टसन की बुक है। तो ने किसके लिए काम किया है, लोकलाइजेशन, रिलेटिवाइजेशन, बस। और आपका वो रोते भी इसलिए थे ताकि इससे याद कर लो कि वो रोते थे क्योंकि उनका कल्चर अच्छा नहीं लगता था उनको, इसलिए तब भी वो रोते रहते थे, ऐसा करके कुछ भी। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हारे पास ट्रिक है नहीं। देन बात करते हैं सस्किया सैनसन की। ये सिसक सिसक के रोती थी, वो तो लैंड के लिए रो रहा था, एक सस्किया सस्कियाँ ले लेके रोते हैं ना, जैसे देखा होगा अपने बच्चे को या खुद भी आप रोए होगे कभी, तो सिस्कियाँ लेते हो। तो ग्लोबल सिटी किसकी हो गई, सिस्किया सैसन की। ठीक है,
देन और ग्लोबल सिटी में उन्होंने कौन सी सिटीज़ का एग्जाम्पल दिया है, न्यूयॉर्क, लंदन एंड टोक्यो। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, आई डोंट थिंक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ लो इनकम अदर्स, ऑफन माइग्रेंट्स एंड वुमेन। तो अदर्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, माइग्रेंट्स और वुमेन के लिए यूज हुआ है। और रिलेशनशिप किसके बीच में, एम्प्लॉयज ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन, जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज हैं, और जो बाकी की जो लो इनकम अदर्स है उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो जो एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, इसको एग्जाम्पल लेकर चलो, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है और एक ऐसा बंदा है जो गरीब है जिसकी लो इनकम है, और इसमें माना जाता है लो इनकम ज़्यादातर माइग्रेंट्स की होती है या वुमेन की होती है। तो इन दोनों का बीच का रिलेशनशिप जब हम समझते हैं तो उसको उन्होंने बोला, उसी रिलेशनशिप को उन्होंने समझाया था अपनी बुक द ग्लोबल सिटी में। ठीक है, तो सिस्किया से आपको याद रखा कि जो सिस्किया ले लेकर रोती है, माइग्रेंट्स रोते हैं, वुमेन्स रोती हैं, और कहाँ पे रो रही हैं, सारे सिस्किया ले लेकर ग्लोबल सिटी में रो रही हैं। और ग्लोबल सिटी कौन है, न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो है। द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और सिस्किया ले लेकर हम बहुत बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, कैपिटल के लिए रो रहे हैं और लेबर के लिए। लेबर किसको चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में लेबर चाहिए लोगों को। एंड टेरिटरी, अथॉरिटी एंड राइट्स, अब हमें अपने अथॉरिटी भी, हमारे ऊपर इतनी अथॉरिटी बना दी गई है, ठीक है, तो इसलिए हम सिस्किया लेकर रो रहे हैं और राइट्स के लिए भी हम रो रहे हैं। तो ऐसा, तो ये रोल लैंड से याद मत रख लेना, ये सिस्किया से याद रख लेना कि हम राइट्स के लिए सिस्किया ले रहे हैं, कैपिटल लेबर के लिए। और ये तो ये बहुत इलॉजिकल ट्रिक था, मतलब बेकार लगी मुझे, तो आपको पता नहीं कैसी लगी होगी। ये तो मैंने अभी अभी बना ली पढ़ाते पढ़ाते, ऑल्दो मैंने इसको छोड़ दिया था ये थिंक करके नहीं याद करूंगी। जैन आर्ट शॉलेट, जैन आर्ट शॉलेट, मतलब हमें पढ़ना तो सब कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड में मान लो 1% भी रह गया ये, है ना, तो कितनी अच्छी बात है, पेपर में आ गया तो हम 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। और जिसने बिल्कुल भी याद नहीं किया होगा, जिसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, या जिसने एंड्रू हिबर्ट पढ़ी भी है, तो उसको याद थोड़ी हुई होगी, सारे थिंकर्स याद थोड़ी होंगे, अगर उसने ट्रिक से याद नहीं किए होंगे तो वैसा। जैन आर्ट शॉलेट, जैन आर्ट शॉलेट है सुपरा टेररिज्म, टेरिटोरियलिज्म के ऊपर बात करती है, क्योंकि सुपरा टेरिटोरियलिज्म हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, तो ये आ सकता है कि सुपरा टेरिटोरियलिज्म का क्रिटिक बेसिकली किसने दिया है, तो शॉलेट ने दिया है। एंड न्यू लिबरलिस्ट बोला था, ही हाईलाइट द टेंडेंसी ऑफ न्यू लिबरलिस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो उन्होंने न्यू लिबरलिस्ट ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया था कि न्यू लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है, इनक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, डेमोक्रेटिक डेफिशिट हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी भी प्रभावित हो रही है, डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है। तो ये बताया था जन आर्ट शॉलेट ने। तो इन्होंने सारी ज़्यादातर चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बोली हैं। शॉलेट ने ज़्यादातर चीज़ें इसके ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बोली हैं, सुपर टेरिटोरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। और उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ सोशल चेंज इनकी बुक का नाम है, ग्लोबलाइजेशन अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन भी इनकी बुक का नाम है। तो ऐसी बहुत सारी बुक का नाम है, तब सब तो याद नहीं होंगे, आईआर ऑफ सोशल चेंज याद रह जाए तो ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। और फिर हम बात करते हैं जिगमंड बॉमेन की। तो जिगमंड बॉमेन जो है वो प्रॉफिट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी है। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निटी में हम जैक्विस डेरिडा, माइकल फुको वगैरह को पढ़ते हैं ना, तो इनका भी नाम याद रखो कि प्रॉफिट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी हम किसको बोलते हैं, तो बॉमैन को बोलते हैं, बॉमैन। वैसे शिनचैन किसने देखा है भाई, शिनचैन देखा है, इसमें एक आता है बो, जिसकी वो नाक बहती रहती है ना, तो उससे याद रख लो बोमैन। तो वो प्रॉफिट, अगर मान लो इमेजिन करो शिनचैन में वो जो बो है, किसी दिन ऐसे एकदम कपड़े वपड़े प्रॉफिट के, जो चर्च में जो प्रॉफिट्स होते हैं, सॉरी चर्च में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो इस्लाम में प्रॉफिट्स होते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद वगैरह, तो उसकी कोई वो ऐसे कादरी वगैरह की ड्रेस पहन के आ जाए, वो कौन, वो पहन के आ जाए शिनचैन वाला, तो कैसा लगेगा, है ना। तो प्रॉफिट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी किसका नाम हो गया, बोमैन का नाम हो गया। ये बो वगैरह पहन के आया, और इन्होंने पहनी भी हुई है, इन्होंने नहीं पहनी, टाई है ये तो, एक ऐसे वो पहनी हुई है, इनको पहना देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी बड़े क्यूट से है देखने में भी। बोमैन, बोमैन भी ऐसा भी लगता है कि जैसे बोने होते हैं ना, तो वैसा बोने, बोमैन। तो उनका बिग ब्रदर, तो इनको चाहिए था कि मेरा एक बड़ा भाई होता, तो वो, क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं छोटा हूँ, गिट्ठा हूँ, बोमैन, बोमैन मतलब बोना, ठीक है, बोमैन बोना याद रख लो। तो कि मैं बड़ा हूँ तो मेरे को एक बिग ब्रदर होना चाहिए था जो कि मुझे बचाता बाकी से। और ये एक टेलीविजन प्रोग्राम आता था बिग ब्रदर, तो उसके उसमें इनका इंटरेस्ट था, उसी प्रोग्राम को एक व्यू पॉइंट बना के इन्होंने अपना काम भी किया था। और इनको प्रॉफिट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी भी बोला जाता है। और न्यू पैटर्न्स ऑफ डिप्रिवेशन एंड एक्सक्लूजन बताए थे। इस प्रॉफिट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कि लोगों को कैसे एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको कैसे डिप्राइव रखा जा रहा है, और इमरजेंस कैसे हुआ इन पैटर्न्स का, ये जो नए नए पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो ये इमर्ज कैसे हुआ, ये वो बॉमैन ने बताया। द साइकिक करप्शन ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी बताए,
कंज्यूमर सोसाइटी, कि कैसे हम कंज्यूमर का हम साइकिल करप्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन साइकिक लेवल पे, मतलब मेंटल लेवल पे, कि हमने उनकी साइकोलॉजी, कंज्यूमर की ऐसी साइकोलॉजी बना दी है कि वो ना चाहते हुए भी करप्शन कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ग्रोइंग टेंडेंसी फॉर सोशल रिलेशंस टू हैव अ लिक्विड करेक्टर। तो लिक्विड करेक्टर से आ सकते हैं, क्योंकि जो यूनिक यूनिक टर्म्स होती है वहां से क्वेश्चन बन सकता है अब, कि सोशल रिलेशंस जो है वो एक लिक्विड करेक्टर लेते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैंने सर्च नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, आप पढ़ लेना। मॉडर्निटी एंड द हॉलोकास्ट इनकी बुक है, ग्लोबलाइजेशन इनकी बुक है, और लिक्विड मॉडर्निटी इनकी बुक है। तो ये बुक आ सकती है, लिक्विड मॉडर्निटी बोमैन की है। ठीक है, तो बो का क्या होता था, बो की नाक से लिक्विड बहता रहता था, है ना, तो लिक्विड, बो की नाक से क्या बह रहा है, लिक्विड बह रहा है, तो आपको याद रहेगा लिक्विड मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट, क्योंकि इन्होंने होलोकास्ट मैंने बताया था, range from the nature of intimacy to globalization and from the Holocaust to reality television program जैसे Big Brother। बिग ब्रदर एक टीवी प्रोग्राम आता था, वहाँ पे भी इस प्रोग्राम में होलोकास्ट से रिलेटेड था। होलोकास्ट क्या होता है, जब से तबाही वगैरह बच जाती है, ठीक है, बॉम्ब वगैरह गिरते हैं, तो वो होलोकास्ट हो जाता है वहाँ पे। तो होलोकास्ट, मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट, और ग्लोबलाइजेशन भी इनकी बुक का नाम है, लिक्विड मॉडर्निटी। ये बुक ना आए क्योंकि इस नाम की बहुत सारी बुक ऑलरेडी है, तो कुछ यूनिक बुक अगर वो पूछेंगे तो लिक्विड मॉडर्निटी, और अगर आपको लिक्विड मॉडर्निटी याद रहा है तो उनकी दूसरी बुक का नाम भी मॉडर्निटी से शुरू होता है और हॉलोकास्ट पे खत्म होता है, बस। नियोमी क्लीन, नियोमी क्लीन जो है वो है नो लोगो टेकिंग एम एट द ब्रांड बुलिस। तो जो नियोमी है वो किसकी बात, एक तो नियोम चॉम्स्की हैं, वो दूसरे हैं, नियोमी क्लीन अलग है। नियोमी क्लीन ये है लेडीज, ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो नो लोगो टेकिंग एम एट ब्रांड बुलिस, तो नो लोगो की बात करती है, कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए। लेबर अब्यूजेस के ऊपर इनका काम है, देन कंज्यूमर कैपिटलिज्म पे काम है, और ब्रांड कल्चर पे काम है। डिजास्टर कैपिटलिज्म इनकी बुक है। ठीक है, तो ब्रांड से रिलेटेड, भाई नियोमी का एक ब्रांड है, मान के चलो आप, जैसे आप बाटा वगैरह का ब्रांड होता है, और क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गई मैं, गुची वगैरह का ब्रांड होता है। तो ऐसे नियोमी भी मान के चलो एक ब्रांड है, ठीक है, जिसके कपड़े आप आज से पहनने वाले हो। ठीक है, क्लीन, नॉर्मली क्लीन, क्लीन ब्रांड। ठीक है, नियोमी क्लीन ब्रांड के आप कपड़े पहनोगे, तो ऐसे याद रखना कि नियोमी क्लीन एक ब्रांड है जिसके आपको कपड़े बहुत पसंद है, और वो ब्रांड कल्चर की बात करती है, ब्रांड बुलीज, कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड हमारे हमको बुली करते हैं, और वो कहती है मेरे को अपने ब्रांड के लिए कोई लोगों की जरूरत नहीं है, मेरा फेस ही काफी है, मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ कि मेरा फेस ही काफी, मेरे को अपने लोगों के लिए जरूरत नहीं है अपने ब्रांड की, मेरी शक्ल से ही लोग खरीदेंगे मेरा ब्रांड। ठीक है, ये बहुत एटीट्यूड वाली बंदी है। तो ऐसा ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब अरे समझ जाओ ट्रिक है। फिर डिजास्टर कैपिटलिज्म, आप जो बंदी ब्रांड के लिए काम करेगी और ब्रांड बुलीज, ब्रांड कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो डिजास्टर कैपिटलिज्म। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि इतना ईगो होगा, इतना एटीट्यूड होगा, तो क्या होगा, क्योंकि वो है तो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट वही होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, उनको क्या बाकी से लेना देना, तो अपना ब्रांड डेवलप करना चाहती थी, तो क्या हुआ, इतना एटीट्यूड लेकर चलोगे तो डिजास्टर तो हो गई, आपका कैपिटलिज्म का सत्यानाश तो हो गई। तो ब्रांड कैपिटलिज्म, and to with the advance of neoliberalism she drew attention to the extent। तो इन्होंने किस पे फोकस किया अपनी बुक डिजास्टर कैपिटलिज्म में, कि जब नियोलिबरलिज्म जैसे जैसे एडवांस होगा उसका इम्प्लीकेशन शॉक, स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी एंड क्राइसिस ऑफ वन काइंड और अनदर वे पड़ेगा। ठीक है, तो नियोलिबरलिज्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, नियोलिबरलिज्म जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे स्टेट में इमरजेंसी के चांसेस होंगे, शॉक्स होंगे, क्राइसिस होंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बुरी बुरी चीजें होने लग जाएंगी आपके साथ नियोलिबरलिज्म की वजह से। और डिजास्टर कैपिटलिज्म, क्योंकि नियोलिबरलिज्म भी स्टेट के इंटरवेंशन के खिलाफ था और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था बेसिकली, है ना, इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता था। चेंजेस एवरीथिंग एंड ऑन फायर भी इनकी दो बुक्स है, सब कुछ बदल गया। ठीक है, कि उनका ब्रांड, जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर बनी, उन्होंने अपना ब्रांड खोला, नियोमी ब्रांड है। ठीक है, नियोमी ब्रांड है, उन्होंने ब्रांड कल्चर की बात करी, उनको अपने ब्रांड के लिए कोई लोगो नहीं है, और यही इनका एटीट्यूड उनको ले डूबा। कैसे ले डूबा, उनका डिजास्टर कैपिटलिज्म हो गया, और जैसे डिजास्टर आया वो उनकी लाइफ में सब बर्बाद हो गया, सब चेंज हो गया, चेंजेस एवरीथिंग। और फिर उन्होंने भी फायर लगा दी, भाई आग लगा दी, जैसे उसने लगाई थी
बॉल्डविन, देखा मेरे को याद है बॉल्डविन का नाम, क्योंकि हमने गंजे की स्टोरी से याद की थी कि वो गंजा था, दिखता था बेचारा, तो उसने आग लगा ली थी। तो वैसे ये भी है, जब इसका सब कुछ बदल गया, मान लो चेंजेस एवरीथिंग, उनका ब्रांड उन्होंने इतनी बड़े मुश्किल से खड़ा किया था और एक ही झटके में सब कुछ सत्यानाश हो गया, डिजास्टर कैपिटलिज्म हो गया और उसकी लाइफ पूरी तरीके से 360 टर्न ले लिया, चेंजेस एवरीथिंग। तो उन्होंने आग लगा के क्या करा, सुसाइड कर लिया। ऑन फायर इनकी बुक का नाम हो गया, ठीक है, ऑन फायर। कॉमोडिटी फेटिशम क्या होता है, ये आ रखा है पेपर में, मार्क्सिस्ट का ये आइडिया है कॉमोडिटी फेटिशिज्म का। कॉमोडिटीज आर इन्वेस्टेड विद सिंबॉलिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस। हर कॉमोडिटी का एक अपना सोशल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस हम दे देते हैं। अगर हमें मान लो कोई कमोडिटी बेचनी है, तो आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी, जैसे चॉकलेट की एडवर्टीजमेंट है तो उसको किससे रोमांटिक से जोड़ दिया था, जैसे सिल्क की आई थी, ठीक है। तो हम किसी भी कमोडिटी को अगर हमें बेचना होता है ना, तो हम किसी ना किसी एंगल के साथ जोड़ देते हैं जो लोग उससे रिलेट कर पाए। आपने बहुत सारी ऐड देखी होंगी कि उस ऐड का उससे कुछ लेना देना भी नहीं होता ब्रांड से, लेकिन वो ऐसे लोगों के दिमाग में इमोशनल, उसके कल्चर और सोशल सिग्निफिकेंस होता है उस ऐड का। तो वैसा अलाइंग देम टू exert away from human beings। तो ये कॉमोडिटी फेटिज्म होता है जब उन कॉमोडिटीज को एक सिंबॉलिक और सोशल सिग्निफिकेंस देते हैं। बात करें कंज्यूमरिज्म की, कंज्यूमरिज्म होता है पर्सनल हैप्पीनेस पे, और पर्सनल हैप्पीनेस को एक क्या है, ये कंज्यूमरिज्म एक कल्चरल फिनोमेना है या साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जिसमें हम पर्सनल हैप्पीनेस को किससे इक्वल मानते हैं, कंजप्शन ऑफ मटेरियल पॉसेशन की। मतलब जितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक उतना ज़्यादा हम खुश। इस पर मैं काम रिसर्च करने का भी सोच रही थी वैसे, ठीक है, कि जैसे जैसे मटेरियलिज्म बढ़ रहा है ना लोगों के टाइम में, आजकल मटेरियलिस्टिक हो रहा है। मटेरियलिस्टिक सबको पता है, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, उनको कोई वैल्यूज कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो मटेरियलिज्म बोलता है वो। तो जैसे जैसे मटेरियल पोजीशन बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की जो खुशियाँ है ना वो भी बढ़ती हैं। मतलब लोग खुशी तभी होते हैं जब उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाए। अगर आज के टाइम में मेरी मम्मी को हीरो का हार मिल जाए, गोल्ड की चेन पापा ला के दे दे, तब वो ज़्यादा खुश होगी, ना कि ये कि उनकी मम्मी से उनको मिलवा दे, है ना। तो मैं अपनी मम्मी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि ठीक है, लोगों को पर्सनल हैप्पीनेस आजकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मिलती है। और इसी को हम कंज्यूमर कैपिटलिज्म बोलते हैं, कि हमारी जो सोसाइटी है वो कंज्यूमर सोसाइटी ना होकर अब एक क्या मतलब कंज्यूमर सोसाइटी बनती जा रही है, कंज्यूमर कैपिटलिज्म आ गया। लोगों को भी जो हमारे कंज्यूमर है, यानी कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, तो मैं क्या हूँ, अपने प्रॉफिट का सोचूंगी, जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो चीज़ मैं खरीदूंगी, जो कि मटेरियल, जो मुझे हैप्पीनेस देगा, जो मटेरियलिस्टिक पोजीशन। तो मैं कंज्यूमर कैपिटलिज्म आ गया है। न्यू एडवर्टीजमेंट एंड मार्केट टेक्निक भी चेंज हो गई है। ऐसी ऐसी ऐड आपने देखी होंगी, ऐसी ऐसी मार्केट स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करते हैं कि वो बंदा लेने को मजबूर हो जाए। अभी मैं आपको बात करूँ गोलगप्पों की, तो आपको मुंह में पानी आ जाएगा और आप शाम को ही जाके गोलगप्पे खाने लग जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने ऐड में कुछ देख लिया, चिप्स वगैरह की ऐड आ रही है या किसी बहुत टेस्टी चॉकलेट की ऐड आ रही है, तो आपको भी खाने का मन करेगा और आप नीचे जाओगे। और नीचे मतलब इन द सेंस मेरा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है, ठीक है, तो आपका ग्राउंड फ्लोर पे होगा, तो आप निकलोगे ना। तो मतलब मेरा कहना था कि जब मैं नीचे जाऊंगी, यानी कि 4th फ्लोर से नीचे कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह लेने चली जाऊंगी ऐड देख के। तो ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे कि मास मीडिया का भी ग्रोथ हो रही है और मास एफ्लुएंस हो रहा है। मास एफ्लुएंस मतलब मास मीडिया हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। एफ्लुएंस होता है बहुत सारा, ठीक है, अबंडेंस। और प्रोडक्शन सोसाइटीज़ की बात करी थी, वेयर जो प्रोडक्शन सोसाइटीज़ होती हैं वो डिसिप्लिन, ड्यूटी और हार्ड वर्क पे फोकस करती हैं, लेकिन जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ है वो मटेरियलिज्म, हेडोनिज्म होता है प्लेजर, जो कि चारवाक की फिलॉसफी है, इमीडिएट rather than delayed gratification। तो उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट सुकून चाहिए और इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट चाहिए कंज्यूमर सोसाइटीज़ को। लेकिन जो प्रोडक्शनिस्ट सोसाइटीज़ है वो वैल्यूज़ पे काम करती हैं, वैल्यूज़ ऑफ डिसिप्लिन पे काम करती है, ड्यूटी पे और हार्ड वर्क पे। तो प्रोडक्शन अच्छा है, कंज्यूमर बेकार है, ऐसा, ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। तो प्रोडक्शनिस्ट सोसाइटी और कंज्यूमर सोसाइटीज़ में कभी दो स्टेटमेंट लिखी हो, मान लो एजेशन रीजनिंग की स्टेटमेंट लिखी हुई है और एक में प्रोडक्शन सोसाइटी लिखा है, एक में कंज्यूमर सोसाइटी लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब। तो कितने लोग अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ भाई, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो कैपिटलिज्म के लिए काम करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को ही मेटरलिज्म और हेडोनिज्म ये सब चाहिए होगा, पर कंज्यूमर को चाहिए। और प्रोडक्शन सोसाइटीज़ में हम क्या होते हैं कि डिसिप्लिन होता है, हार्डवर्क होता है और ड्यूटी पे वो फोकस करते हैं, जैसे प्रोटेस्टेनियन वर्क ऑफ एथिक, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर जस्ट एट बेलम और जस्टिन बेलो, ये आ चुका है, राइट टू गो टू वॉर, राइट कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर। तो जस्ट एट बेलम क्या है, राइट टू गो टू वॉर, कि हमको एक जस्ट रिकोर्स टू वॉर करना है, कि हम जब लड़ाई करें तो वो लड़ाई जस्ट होनी चाहिए और लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी देश पे जाके हमला कर दिया इमोरली, नहीं, पहले सामने वाले ने आप पे हमला किया था, आपने उसको चेतावनी दी,
और फिर उसके बाद जाके हमला किया और अपने लेजिटिमेट यूज़ किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेररिस्ट भेज दिए या टेररिस्ट अटैक करा दिया, नहीं, वो तो इलीगल हो गया। लेकिन जब स्टेट अपने सोल्जर्स, अपनी आर्मी को भेजती है इंस्टेड ऑफ टेररिज्म, तो वो होता है लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। तो आपका जस्ट रिकोर्स टू वॉर होना चाहिए, मतलब राइट टू गो टू वॉर, वो जस्ट होना चाहिए। ये होता है जस्ट एट बेलम, ये लैटिन वर्ड है दोनों ही। और जस्ट इन बेलम द जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर। जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि जो वॉर है वो जो आप लड़ रहे हो वो किस टैक्टिस से लड़ रहे हो, ठीक है। एक तो आपका जो रीजन है लड़ाई करने का वो जस्ट हो, तो हो गया जस्ट एड बेलम। इन बेलम मतलब इन, जब आप वॉर के अंदर जा चुके हो, तो ये एड बेलम मतलब पहले का, अभी वॉर शुरू नहीं हुआ है, अभी आपने डिसाइड किया कि हमें वॉर करना है। इन बेलम मतलब वॉर के अंदर, इन वॉर। जब वॉर शुरू हो गया तो इन वॉर आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कि आप सिटीजन पे भी हमला कर रहे हो कि नहीं, या फिर सिर्फ आप जो आपके जो दुश्मन है, जो आदमी जिन्होंने आप पे हमला किया था, सिर्फ आप उसको मार रहे हो। अगर आप सिटीजन्स को भी मार रहे हो, वहाँ के गर्ल्स को, बच्चों को, जिनकी कोई गलती नहीं है, उसको भी खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है। तो वॉर्स कैसे लड़ने चाहिए, वो जस्ट इन बेलो का कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट, और ये याद कर लो, जस्ट एट बेलम हैव ग्रेटर मोरल परचेज देन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट इन बेलो ऑन द ग्राउंड दैट एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ये किसका कॉन्सेप्ट है, गांधी जी बोलते थे मीन्स एंड एंड्स दोनों ही जस्टिफाइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं एंड जस्टिफाई द मीन्स। ये किसकी कॉन्सेप्ट है, मैकावली का। मैकावली बोलता है ना कि भाई एक प्रिंस को किसी भी रास्ते के थ्रू होके जाना पड़े, ठीक है, अगर आपका एंड अच्छा है, जो आपका गोल है, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो वो अच्छा है, तो फिर उसके लिए आप वायलेंस करो, लोगों को मारो पीटो, बॉम्ब फेंक दो पार्लियामेंट पे, तो अच्छा है, ठीक है। तो मीन्स अच्छे हो, मीन्स कुछ भी हो, एंड अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप गलत चीज़ें भी कर सकते हो एक अच्छे एंड तक पहुंचने के लिए। तो ये जस्ट एंड बेलम, और अगर जस्ट इन बेलम से ज़्यादा मोरली पावरफुल टूल कौन सा है, तो आपको याद रखना है जस्ट एट बेलम, कि आपका वॉर करने का जो शुरुआत है वो जस्ट होनी चाहिए, वो ज़्यादा मोरली अच्छा है इन कंपैरिजन जस्ट इन बेलो के। दोनों में से अगर दोनों पूछा जाए, दोनों में से दोनों ही मॉरल है, वैसे दोनों ही जस्ट है, लेकिन ज़्यादा मॉरल हम जस्ट एट बेलम को मानेंगे। माइकल वॉल्जर, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, माइकल वॉल्जर की बुक का नाम है। आर्ग्यूइंग अबाउट वॉर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, वेरी वेरी रिपीटेड PYQ। और हमेशा माइकल वॉल्जर से स्फीयर्स ऑफ जस्टिस तो आते ही हैं, कि एक, दो, तीन, तीन चार स्फीयर है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन को हम मेरिट से तोलते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी में जो होगा उसमें उसको हम क्या करेंगे, उसको मेरिट से थोड़ी तोलेंगे, ठीक है। तो उसका जो रीजन होगा वो अलग होगा। तो अलग अलग स्फीयर्स ऑफ जस्टिस होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होते। वो वॉर के बारे में आर्ग्यू करता है, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर भी इनका फेमस वर्क है जो कि PYQ में आया हुआ है, तो ये भी याद रखना, माइकल वॉल्जर का है जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। तो वो वॉल बना रहे थे, क्या बना रहे थे, वॉल बना रहे थे अपने घर की वॉल। और वो क्यों बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था लड़ाई होने वाली है। तो अब ये नहीं पता था कि जस्ट लड़ाई होगी या अनजस्ट वॉर शुरू हो जाएगा, कोई कैसा भी वॉर होगा, लेकिन वॉर होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही अपने घर की जो दीवारें थी वो मजबूत करा ली। ऐसे याद कर लो, माइकल वॉल्जर का ऐसे याद हो जाएगा। लीगलिस्ट पैराडाइम इनका थ्योरी है, जो इनकी जस्ट वॉर की थ्योरी है माइकल वॉल्जर की, वो किस पे बेस्ड है, लीगलिस्ट पैराडाइम, विच ड्रॉज पैरेलल बिटवीन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटीज। कि क्या लीगलिस्ट पैराडाइम उन्होंने बताया। तो सबसे पहले आपको वर्ड याद रखना है, लीगलिस्ट पैराडाइम। अब किसकी बात हो रही है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक इंडिविजुअल के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन पैरेलल टू हुम, इन पैरेलल टू पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक सेकेंड, एक इंडिविजुअल के राइट्स किसके कंपैरिजन में, पॉलिटिकल कम्युनिटी के कंपैरिजन में। कंपैरिजन तो नहीं, कि इनका ये आपस में पैरेलली कैसे वर्क करते हैं, वो माइकल वॉल्जर ने बताया था। उन्होंने एग्रेशन के अगेंस्ट डिफेंड किया था, प्री इम्पेटिव अटैक के बारे में बताया था, जहाँ इनके जस्ट वॉर्स कैसे कर सकते हैं। और बट दैट एग्रेशन इन परसुएट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज रूल्ड आउट अनजस्ट वॉर्स, ठीक है। तो अनजस्ट वॉर में क्या होता है, जब हम सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाते हैं बहुत और अग्रेसिव होते हैं, तो वो अनजस्ट वॉर है। और प्री एमिटिव अटैक करते हैं तो वो जस्ट वॉर है, ठीक है, जिसमें हम अग्रेशन के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हम पे कोई सामने वाला हमला कर रहा है और उस हमले के लिए हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो वो जस्ट है। जैसे कि मान लो कोई रेप करने आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हमें पता है उसकी कि हम अब ये हम अगर हमने कुछ नहीं किया अपने डिफेंड में, तो ये हमारा रेप कर देगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी आंखों में स्प्रे मार देंगे, उसका अगर हमारे पास चाकू होगा तो चाकू भी मार देंगे और उसका मर्डर कर देंगे। क्यों, अपने डिफेंड में हमने मर्डर किया, राइट। अपने डिफेंड में मर्डर किया,
तो वो क्या है, जस्ट वॉर। अनजस्ट वॉर कि हमने अपने गुस्से में आके, अपने ईगो में आके, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एग्रेशन दिखाया, तो वो अनजस्ट वॉर है। सुप्रीम इमरजेंसी की बात करते हैं, वो सुप्रीम इमरजेंसी को एक्नॉलेज करते हैं, मे रिक्वायर द रूल्स आर सेट असाइड एंड डिफेंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ठीक है, तो अगर हमें कभी बहुत ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आए जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उस केस में सुप्रीम इमरजेंसी चलेगी। तो सुप्रीम इमरजेंसी का अगर कीवर्ड आता है तो सुप्रीम इमरजेंसी कीवर्ड माइकल वॉल्जर से रिलेटेड है। और बाकी दो बुक्स तो मैंने आपको बता दी, आर्ग्यूइंग अबाउट वॉर। मर्जे टेटे जो है वो इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन पैसिफिक आइलैंडर्स बताते हैं। ठीक है, तो इनका नाम है मर्जी, हैव मर्जी ऑन मी। तो ये मर्जी जो है, हैव मर्जी ऑन मी वाले पैसिफिक आइलैंड्स की बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है पैसिफिक रीजन में, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनको बहुत हार्म पहुंच रहा है, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स जब हम पैसिफिक में टेस्ट करते हैं तो पैसिफिक रीजन को बहुत हार्म होता है। ये मर्जी ने बताया कि भाई हैव मर्जी ऑन मी, नहीं, हैव मर्जी ऑन पैसिफिक। ठीक है, हैव मर्जी ऑन पैसिफिक। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर्मामेंट्स उनकी बुक है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड हवाई किंगडम उनकी बुक है ये। ठीक है, तो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स की बुक इनकी है मर्जी की। तो मर्जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा मान के चलो कि जो मर्जी है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने बुक लिखी है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करेंगे तो इनकी बुक का नाम है भी आर्मामेंट्स, जैसे वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। देन आर्म्स रेस क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लेना, बहुत ईजी है, आर्म रेस सबको पता ही है। रिचर्ड जैक्सन जो है 9/11 अटैक के बाद, ठीक है, इन्होंने वर्क किया था टेररिज्म स्टडी पे कि आफ्टर 9/11 अटैक कैसे कैसे टेररिज्म ग्रो किया है। तो रिचर्ड जैक्सन का ये काम था, इस पे उन्होंने कन्वेयर बेल्ट थ्योरी ऑफ रेडिकलाइजेशन दी थी। तो ये याद रखना, अगर कभी पूछ ले कि कन्वेयर बेल्ट थ्योरी ऑफ रेडिकलाइजेशन किसकी है, तो रिचर्ड जैक्सन की है। अकॉर्डिंग टू विच वल्नरेबल पीपल आर मूव टू वायलेंस बाय एक्सपोजर टू एक्सट्रीमिस्ट व्यू ऑनलाइन, जिसमें जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या होने के, अफेक्ट होने के, विक्टिमाइज होने के, वो लोग जो है वल्नरेबल पीपल आर मूव टू वायलेंस बाय एक्सपोजर टू एक्सट्रीमिस्ट व्यूज ऑनलाइन। तो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के चक्कर में ऐसे लोग जो बहुत वल्नरेबल होते हैं बेचारे, जैसे डिसेबल लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, जो इजी टारगेट होते हैं, तो उन्हीं को लोग एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं, उन्हीं को लोग कट्टर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनका कन्वर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट ऑफ रेडिकलाइजेशन कि रेडिकल टेंडेंसीज हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है वो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है, वल्नरेबल पीपल को अफेक्ट करती है। और ये कन्वेयर बेल्ट ऑफ थ्योरी ऑफ रेडिकलाइजेशन है किसकी, रिचर्ड जैक्सन की। देन ऐसा मान लो जैकी चैन की थ्योरी है बेल्ट। जैकी चैन जब लड़ता था तो वो बेल्ट पहनता था ना, एकदम टाइट की बेल्ट की तरह, भाई मैं कितनी भी तेज सामने वाले को मारूं तो मेरी कमर पे चुक ना पै जाए इन द सेंस, ये पंजाबी है, मतलब कमर में वो क्या बोलते हैं, नस्ट ना चढ़ जाए, तो वैसा। तो जैक्सन से आप जैकी चैन याद कर सकते हो कि जैकी चैन जब लड़ता था तो एक बेल्ट पहन के लड़ता था, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, राइटिंग द वॉर ऑन टेररिज्म, और इनने, मैंने आपको बताया कि टेररिज्म स्टडीज पे काम किया 9/11 अटैक्स के बाद, तो उन्होंने बुक लिखी थी राइटिंग द वॉर ऑन टेररिज्म, जिसमें उन्होंने क्रिटिकल टेररिज्म स्टडीज को काउंटर किया था। देन इन्होंने स्कॉलरी जर्नल लिखा था क्रिटिकल स्टडीज इन टेररिज्म और कन्फेशन ऑफ अ टेररिस्ट। तो टेररिज्म, ठीक है, 9/11 अटैक के बाद का बात तो सभी किसके हैं, जैक्सन के हैं। जैक्सन यानी कि हमारा जो जैकी चैन है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, जैकी चैन का तो आपको पता ही है, जैकी चैन की लड़ाई बहुत फेमस है। तो अब ऐसा इमेजिन कर लो कि जैकी चैन की जो लड़ाइयाँ हैं वो किससे लड़ाई कर रहा है, हॉलीवुड में टेररिस्ट से लड़ाइयाँ कर रहा है। तो हॉलीवुड में जैकी चैन टेररिस्ट से लड़ाई कर रहा है। तो टेररिज्म वाली ज़्यादातर बुक्स किसी हो गई, क्रिटिकल स्टडीज इन टेररिज्म, कन्फेशन ऑफ अ टेररिस्ट कि उसने मार मार के जैकी चैन ने उसका कन्फेशन निकलवाई लिया आखिरकार, और राइटिंग द वॉर ऑन टेररिज्म, ये सारी क्रिटिकल टेररिज्म, ये सब किसका हो गया, जैकी चैन का। और उसने कौन सी बेल्ट पहनी थी, लड़ाई करते वक्त कन्वेयर बेल्ट पहनी थी। देन द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक लॉ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, हाँ ये आ सकता है, ये पूछी हुई है ना, ट्रीटी ऑफ उतरेज, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, पीस ऑफ आइसबर्ग, तो ये हमारे पेपर में आ चुकी है पिछली बार मैच द फॉलोइंग में। तो ये आपको एक बार ही पढ़ लेना कि उतरेज ट्रीटी का है। जैसे आपने में आयर का एक मैराथन हुआ है प्रद्युमन सर का, टेक्स्ट बुक वाला है ना, ऑनलाइन अवेलेबल, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैंने देखा था, उसमें बहुत सारी ये सारी जो ट्रीटीज थी ना, सर ने बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो आप वो भी एक बारी देख सकते हो, और एक बार इस वाले टेबल को भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो, या पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी तब पढ़ लेना। हुगो ग्रोटियस को आपको पता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है, या सेकुलर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्होंने दिया था। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
इंटरनेशनल लॉ का फादर हुगो ग्रुटियस को बोला जाता है। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, तो अगर ये लॉ के फादर है तो इनका बुक भी लॉ से रिलेटेड होगा। और इन्होंने आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी दिया था, जो इन्होंने न्यू ग्रोटियन इंग्लिश स्कूल के द्वारा डेवलप किया गया था। हेल्प, तो इन्होंने फाउंड किया था, इन्होंने हेल्प की थी आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप करने में। और इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया किसका है? न्यू ग्रोटियन इंग्लिश स्कूल, मतलब इनके नाम से ही एक स्कूल है, न्यू ग्रोटियन इंग्लिश स्कूल के नाम से ही एक स्कूल है, इनके नाम पे, ग्रोटियस के नाम पे न्यू ग्रोटियन स्कूल, जहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसका आइडिया डेवलप किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन द लॉ ऑफ वर्ल्ड एंड पीस। उन्होंने इसमें सेकुलर बेसिस बताया इंटरनेशनल लॉ के, आर्ग्यूइंग दैट इट इज ग्राउंडेड नॉट इन थियोलॉजी। तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो थियोलॉजी से नहीं है, पर वो इंटरनेशनल लॉ रीजन के बेस पे बना है, थियोलॉजी के बेसिस पे नहीं बना इंटरनेशनल लॉ। किसके बेसिस पे बना है? थियोलॉजी के बेसिस पे नहीं बना, सॉरी, रीजन के बेसिस पे। हमने जो लॉ बनाया है इंटरनेशनल लॉ, हमने रीजन के बेसिस पे बनाया है, ना कि थियोलॉजी के बेसिस पे बनाया है। थियोलॉजी का मतलब होता है गॉड से रिलेटेड, स्टडी ऑफ गॉड। तो इसमें कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ भाई गॉड की स्टडी करी हमने या रिलीजन पढ़ा और उसके बेसिस पे हमने ये लॉ बनाया। लॉ हमने अपने रीजन का इस्तेमाल करके बनाया है। दिस वॉज लार्जली अकम्प्लिश बाय कंस्ट्रक्टिंग द थ्योरी ऑफ जस्ट वॉर बेस्ड ऑन नेचुरल राइट। तो अगर पूछा जाए कि जस्ट वॉर की जो थ्योरी थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स, तो नेचुरल राइट्स के बेसिस पे जस्ट वॉर की थ्योरी किसने दी थी? हुगो ग्रुटियस ने दी थी। एंड हुगो ग्रुटियस ने 4 कॉजेज ऑफ जस्ट वॉर बताए थे, जो कि पेपर में पीवाईक्यू में पहले भी आ चुके हैं, या मैंने किसी पता नहीं मॉक टेस्ट में सॉल्व किया था या पीवाईक्यू में देखा था, पर कहीं देखा था। तो 4 कॉजेज ऑफ जस्ट वॉर क्या हो सकते हैं? सेल्फ डिफेंस। तो जस्ट वॉर कब होगा? आप कॉमन सेंस लगाओ, अब यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप कॉमन सेंस लगाओ कि जस्ट वॉर के क्या क्या कारण है। पहला कारण हो सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए आप वॉर लड़ो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके राइट्स छीने जा रहे हैं तब आप वॉर कर सकते हो कि मेरे को अपने बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। टू सीक रिपरेशन फॉर इंजरी, ठीक है, अगर आपको किसी ने इंजर्ड कर दिया है, ठीक है, और आपको बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, आपने अपना पैर खो दिया, आपने अपने सब कुछ खो दिया, तो उस केस में आप वॉर लड़ सकते हो, ठीक है। और इंजरी जरूरी नहीं है कि फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी भी हो सकती है, आपने किसी कंट्री को धमकाया वमकाया है, तो वो वाली इंजरी भी हो सकती है। अपनिश, और या फिर चौथा रीजन जो जस्ट वॉर करने का होता है वो होता है टू पनिश अ रॉन्ग डूअर, ठीक है, या आपके साथ किसी ने गलत किया, राइट, तो उस केस में भी आप वॉर लड़ सकते हो, टू पनिश अ रॉन्ग डूअर। और रिपरेशन का मतलब कंपनसेट, ठीक है, तो अपनी इंजरी पे के लिए आपको कंपनसेशन चाहिए कि भाई जो तुमने हमको हानि पहुंचाई हमें कंपनसेट करो, तो उस कंपनसेशन के लिए भी आप वॉर लड़ सकते हो। तो एक सेल्फ डिफेंस में लड़ सकते हो, राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अपनी इंजरी के लिए, और रॉन्ग डूअर को पनिश करने के लिए। पॉलिटिकल पर्पज से वॉर लड़ना गलत बात है, ठीक है, तो अपने पॉलिटिकल हितों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना सेल्फिश होना है पॉलिटिकली, तो उसके पॉलिटिकल पर्पस के लिए वॉर लड़ना गंदी बात होती है, ऐसा हुगो ग्रुटियस बोलते हैं। देन यहाँ पे हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर क्या होती है? तो देखो, हार्ड पावर और जब सॉफ्ट पावर दोनों मिल जाती हैं तो सॉफ्ट स्मार्ट पावर होती है। ये मैंने आपको बताया भी था, नाई का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट पावर दोनों एक साथ, हमें पता है कि हमें कब हार्ड पावर का यूज करना है, कब हमें गोली चलानी है, तो कब हमें नेगोशिएशन करना है, ठीक है। तो आपको दोनों ही करना होता है एज अ एक स्मार्ट पावर अगर आप हो, तो इंडिया आज के टाइम पे स्मार्ट पावर है। उससे ये भी पता है, जैसे ऑपरेशन उसने किए थे पुलवामा अटैक के खिलाफ भी किया था, तो वो हार्ड पावर भी है, सॉफ्ट पावर, कब हमें नेगोशिएशन करना है, कब हमें वेपन्स का यूज करना है, दोनों। तो हार्ड पावर होता है पनिशमेंट और रिवॉर्ड, और सॉफ्ट पावर अट्रैक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। और इस दोनों के बीच में दो एक्सट्रीम्स है एक कॉन्टिन्यूम के, और इसके बीच में अलग अलग चीजें होती हैं। हार्ड पावर से हम थोड़ा सा जाएं तो एक एक्सट्रीम हार्ड पावर होती है जिसमें हम पनिशमेंट देते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, मतलब हम वेपन्स लेकर वॉर पे चढ़ जाते हैं। एक होता है कंपल्शन, उसके थोड़ा सा इंड्यूसमेंट, फिर एजेंडा सेटिंग, फिर परसुएशन, मतलब जब हम कन्विंस करते हैं, और फिर उसके बाद आता है सॉफ्ट पावर। तो ये बीच में और भी है, एक तो हार्ड पावर पूरा एक्सट्रीम हो गया, सॉफ्ट पावर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट पावर है, पूरी तरीके से हार्ड पावर, या हार्ड पावर है पर हार्ड पावर से थोड़ा सा कम हम कंपल्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट कर रहे हैं। फिर एजेंडा सेटिंग और परसुएशन, हम जब सॉफ्ट पावर के करीब जा रहे हैं तो हम परसुएट करते हैं, एजेंडा सेटिंग करते हैं, ये सब। एजेंडा सेटिंग होता है एक साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में चीजें डाल देना। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कि किस कंट्री के बाद कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो हमें नंबर याद नहीं रखना, पर हमें सीक्वेंस याद रखना है कि रशिया के पास सबसे ज्यादा आज के टाइम में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे पे चाइना, चौथे पे फ्रांस, पांचवे पे यूके, 6 पे पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी हम नीचे हैं, मगर पाकिस्तान के पास हमसे भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। ये 2020 का डेटा है, और आई गेस मैंने 2023 में भी सेम डेटा देखा था, अभी कुछ दिन पहले ही देखा था,
तो उसमें भी यही सीक्वेंस था अभी भी, ठीक है। हो सकता है इसमें नंबर वगैरह बड़े हैं, लेकिन सीक्वेंस यही है, पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर इसराइल, फिर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास सबसे कम है, तो सबसे पहले रशिया के पास, क्योंकि और हम इंडिया में है तो एज ए इंडिया हमें पता होना चाहिए 7th नंबर पे है, पाकिस्तान के बाद है, ठीक है। तो इंडिया के पास पाकिस्तान से भी कम है। दूसरे नंबर पर रशिया, यूएसए, चाइना। तो ऐसे याद रखो, रशिया, यूएसए, चाइना, RUC, रूस, और रूस, फिर फ्रांस, फिर रूस होता है ना, रशिया को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं, तो RUC। तो रशिया, यूएसए, चाइना, फिर फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया एक साथ, इसराइल, नॉर्थ कोरिया एक साथ। तो आखिरी में कौन है, नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आप परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है, रिलेटिव पावर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है। यहाँ से भी ये वाली जो टर्म्स है पेपर में एग्जैक्टली तो नहीं, पर कितनी बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या कंप्रीहेंशन में ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो अगर इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब उस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाओगे। और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ी है। फिजियोलॉजिकल मतलब जब हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, मतलब ये पानी, खाना पीना और रोटी कपड़ा मकान बेसिकली। तो रोटी कपड़ा मकान और शेल्टर हो गया हमारा रोटी सॉरी मकान। तो फिर हम यहाँ पे बेसिक नीड्स के बाद हमारी आती है, एक बार हमने रोटी कपड़ा मकान की नीड्स पूरी कर ली, फिर हमें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की नीड पूरी करनी होती है कि हमें अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। जब हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोच लिया, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, हमें खाना टाइम पे मिल रहा है, पानी टाइम पे मिल रहा है, घर है, मकान है, पैसा है, कपड़े हैं, फिर उसके बाद हमने अपनी सिक्योरिटी भी ठीक कर ली कि हाँ चलो अब मैं सिक्योर हूँ। उसके बाद सोशल मतलब अपनी फैमिली फ्रेंडशिप वगैरह शुरू करोगे। जब तक आप सेफ फील नहीं करोगे तो आप क्या करोगे फ्रेंडशिप का, तो आपने फिर फ्रेंड्स बनाए, फैमिली रिलेशंस बनाए, इंटरपर्सनल रिलेशन। देन हम एस्टीम यानी कि आपको अब रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में रिकॉग्निशन चाहिए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप अपना खुद का वर्थ खुद ही समझने लगते हो, उसके लिए आपको किसी के रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं खुद में सक्षम हूँ, तो आप अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो आप लास्ट होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अ स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी दैट इज बेस्ड ऑन इनकम लेवल और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। इनकम लेवल पे जो बेस्ड होता है एक स्टैंडर्ड, उसका एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, जिसमें हमारा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर दैट आर इनसफिशिएंट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, मतलब अगर आप बोलोगे कि एक कंट्री है जहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, मतलब कि जहाँ पे लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, या फिर सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब अ स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी इन विच पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द लिविंग कंडीशन एमिनिटीज इन दैट आर कस्टमरी इन द सोसाइटी टू विच दे बिलोंग। तो मतलब उनके कस्टम्स के से रिलेटेड जो ड्यूटीज है, यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट पावर में पॉवर्टी का मतलब है सिर्फ लोगों की रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स पूरी हो रही है, बाकी उनके पास ना सिक्योरिटी है, ना उनके पास सिटीजनशिप है, ना कुछ और, ना रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाँ रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब आपकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल तो हो रही हैं, लेकिन आपकी कस्टमरी नीड्स जो दूसरे सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो वो नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो रिलेटिवली आप पुअर हो गए इन कंपैरिजन टू अदर सोसाइटी, ठीक है। एक जैसे स्लम एरिया में आपके जो कस्टम्स के बेसिस पे जो आपको जरूरत है चीज़ों की, वो पूरी नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड दूसरी सोसाइटी है, वो भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे उसकी कस्टमरी नीड्स पूरी हो रही है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी होगी। मतलब इन रिलेशन, रिलेटिव मतलब कि आपको रिलेटिवली आप कितने पुअर हो और नहीं। परचेसिंग पावर पैरिटी कि आपके पास कितनी क्षमता है किसी चीज़ को खरीदने की, कि जैसे इंटरनेशनल डॉलर को जब हम रुपीस में चेंज करते हैं, तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट कि परचेसिंग पावर को हम कैलकुलेट करते हैं टेकिंग अकाउंट्स ऑफ द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट्स। तो जैसे जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो वैसे का मतलब क्या है, रुपीस घट रहा है, तो वैसे ये वाला परचेसिंग पावर पैरिटी आपकी कितनी है, कितनी क्षमता है आपको चीज़ों को खरीदने की। अब यहाँ पे हमारा है 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ जाएंगी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कौन सी जनरेशन है ये, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। दूसरी जनरेशन में आते हैं हमारे इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। तो अब वो जो मार्शल वाला है ना, वो मार्शल वाले राइट्स अलग है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दिए थे, ठीक है। ये मार्शल वाले राइट्स नहीं है, ये है हमारे अलग से जनरली हम पढ़ते हैं ना जो जिन राइट्स के बारे में, ये वो है। तो फर्स्ट जनरेशन में 18 और 19 सेंचुरी में आए थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, की थीम था लिबर्टी। और कौन कौन से राइट्स की बात की थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इसमें जो हमारा फेमस डॉक्यूमेंट है वो यूएन डिक्लेरेशन, आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अब इससे याद आया मैं यूएन चार्टर के चैप्टर्स भी कराने वाली हूँ ट्रिक से नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो मिस मत करना। देन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये सारे फर्स्ट जनरेशन राइट है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसका की थीम याद रखो लिबर्टी, और इससे रिलेटेड जो है यूएन डिक्लेरेशन। सेकेंड जनरेशन में आते हैं 20th सेंचुरी, तो 18-19 और 18-19 के बाद 20,
20 हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और इसका की थीम है इक्वालिटी। इक्वालिटी में हम बात करते हैं आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 27 का जो यूएन के जो डिक्लेरेशन में, यूएन चार्टर में जो आर्टिकल्स है 22 से लेकर 27 तक जो आर्टिकल है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी में और कौन सी इक्वालिटी, इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में और कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो वर्क, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पेड हॉलीडेज, ठीक है, या इंटरनेशनल कॉम्बिनेंट भी आपको पता होगा, इंटरनेशनल कॉम्बिनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी सेकेंड जनरेशन राइट्स का ही पार्ट है। तो सेकेंड जनरेशन में ये तीनों राइट्स आ जाएंगे। और कौन कौन सा मुद्दे पे बात हुई थी, इक्वालिटीज की मेन थी, तो वर्क, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमिकली रिलेटेड है ना, और या फिर हमारी सोशल राइट्स की बात करती हैं। फिर थर्ड जनरेशन अब आती है 1945 के बाद वाली, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद थर्ड जनरेशन आती है जो बोलते हैं सॉलिडारिटी राइट्स, यानी कि फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यहाँ पर हमेशा ये तीन वर्ड एक साथ बोलते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी फर्स्ट जनरेशन, इक्वालिटी सेकंड जनरेशन और फ्रेटर्निटी थर्ड जनरेशन। और यहाँ पे सॉलिडारिटी राइट्स होंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट, पीस का राइट, डेवलपमेंट का राइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सारे, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वो सारी किसका पार्ट होंगी, थर्ड जनरेशन का। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी 1972 में, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007। तो ये सारे थर्ड जनरेशन राइट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है या फिर कॉन्फ्रेंसेज है। लिबरल एंड रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बात करते हैं लिबरल वर्सेस रियलिस्ट। लिबरल बात करते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, और रियलिस्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स। इजी है, कोई समझाने की बात है नहीं। लिबरल्स की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, जोसेफ नायहन के हॉर्न। रियलिस्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। स्टेटस की बात करें तो लिबरल बात करते हैं न्यूट्रल एम्पायर और रेफरी, एक न्यूट्रल होना चाहिए, एक एम्पायर जो है या रेफरी वो न्यूट्रल होना चाहिए। और ये बात करते हैं अपेंडेंजेस ऑफ द स्टेट सिस्टम। अपेंडेंजेस का मतलब यहाँ पे मैंने रेड से लिखा हुआ है, अराइज फ्रॉम द स्टेट सिस्टम, जो कि स्टेट सिस्टम से निखरा हो, रेदर देन स्टैंडिंग अबव। ऐसा नहीं है कि स्टेट सिस्टम के ऊपर कोई डिक्टेटर है ना, और वो सबको गाइड कर रहा है, नहीं। एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो स्टेट को संभाले, जो स्टेट के अंदर से, जिसने उसकी स्ट्रगल देखी हो, जो उसके फील्ड वर्क में, मतलब फील्ड लेवल की उनके उसको प्रॉब्लम पता हो, वो उससे ही अराइज करे, तो वो स्टेट को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएगा। मतलब अगर आपने गरीबी देखी है, ठीक है, और तभी आप एक अगर आगे चल के मिनिस्टर बनते हो तो आप उसको स्टेट को और अच्छे से संभाल पाओगे। तो रियलिस्ट है, रियलिस्ट हमेशा रियलिस्टिक चीज़ों की बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे कि हाँ पावरफुल स्टेट्स का इंटरेस्ट की वो बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पावर पॉलिटिक्स ऑपरेट इन एंड थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पावर पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। अपेंडेजेस ऑफ द स्टेट सिस्टम। और लिबरल जो है वो इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे, इंडिविजुअलिज्म की नहीं, सॉरी, लिबरल्स जो है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे। स्टेट्स का कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होता है, और स्टेट अबव एंड इवन इम्पोज अ डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑन पावर पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट सिस्टम एज अ न्यूट्रल एम्पायर और रेफरी। तो स्टेट जो है यहाँ पे न्यूट्रल एम्पायर और रेफरी होना चाहिए। देन की फीचर्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस अगर कभी आ जाए कि कुछ 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन सा फीचर ग्लोबल गवर्नेंस का नहीं है, तो ग्लोबल गवर्नेंस में पॉलीसेंट्रिज्म होता है, इंटरगवर्नमेंटलिज्म होता है, मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट होती है। पॉलीसेंट्रिज्म, इंटरगवर्नमेंटलिज्म, मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट, मल्टी लेवल प्रोसेस और डीफॉर्मलाइजेशन। मिक्स एक्टर हो गया हमारा एनजीओस, टीएनसीज, एमएनसीज, ये सब होनी चाहिए। मल्टी लेवल प्रोसेस है, मतलब वेरियस लेवल पे होगा। ग्लोबल गवर्नेंस जो है वेरियस लेवल पे होती है, एक म्यूनसिपल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और फिर ग्लोबल लेवल पे। तो अलग अलग लेवल पे होता है गवर्नेंस, मतलब फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है। डीफॉर्मलाइजेशन मतलब ग्लोबल गवर्नेंस टेंड्स टू ऑपरेट थ्रू नॉर्म बेस्ड एंड इनफॉर्मल इंटरनेशनल रिजीम, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मल बॉडीज या लीगल बॉडीज बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसकी बात नहीं करते। हम डीफॉर्मलाइजेशन में इनफॉर्मल इंटरनेशनल रिजीम्स की बात करते हैं, जो कि अलग अपने प्राइवेट बेसिस पे चल रही हैं। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस हो गया। पॉलीसेंट्रिसिज्म क्या होता है? पॉलीसेंट्रिसिज्म का यूएन Despite the UN's overarching role within the modern global governance system, global governance is multiple rather than singular. तो क्योंकि यूएन एक आज के टाइम में माना जाता है कि यूएन का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे एनआरकी है, पर ग्लोबल लेवल पे यूएन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो सिंगुलर नहीं है कि सिर्फ यूएन ही संभाल रहा है ग्लोबल गवर्नेंस को। वहाँ ग्लोबल गवर्नेंस जो है मल्टीपल है, जिसकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है,
डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है इन डिफरेंट इशूज में उनका डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होता है, तो उसको पॉलीसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। तो अभी जो मैंने इंटरगवर्नमेंटलिज्म है और इंटरगवर्नमेंटलिज्म वर्सेस सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो जिसने नहीं देखा देख लेना, ठीक है। तो दोबारा से नहीं समझाएंगे, ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। यहाँ पे सुप्रा नेशनल अथॉरिटी क्या है वो मैंने बता दिया है। अब ये देखते हैं कि ये कंपेटिंग मॉडल्स क्या हैं। तो जहाँ पे सुप्रा नेशनल अथॉरिटी नहीं है पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहाँ सुप्रा नेशनल अथॉरिटी यानी कि EU आसियान जैसी अथॉरिटीज़ नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई बाइंडिंग नॉर्म्स एंड रूल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरनेशनल एनार्की होगा, मतलब कोई अराजकता होगी, कोई सरकार या कोई सिस्टम नहीं होगा जो गवर्न करने के लिए। तो ना सुप्रानेशनल अथॉरिटी है, ना वहाँ पे कोई नॉर्म्स और रूल्स है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, कोई वो भी फॉलो नहीं करता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनार्की होगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सुप्रानेशनल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नॉर्म्स एंड रूल्स बाइंडिंग है कि आपने सरकार ने नॉर्म्स बना दिए हैं, रूल्स बना दिए हैं और आपको वो फॉलो करने हैं, तो वहाँ पे उस जगह पे ग्लोबल गवर्नेंस होगा। तो जहाँ पे सुप्रानेशनल अथॉरिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमेशा वहाँ पे इंटरनेशनल एनार्की हो, वहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन है सुप्रानेशनल अथॉरिटी का होना। अगर सुप्रानेशनल अथॉरिटी है लेकिन वहाँ पे कोई नॉर्म्स एंड रूल्स नहीं है, मतलब EU है, आसियान है, ठीक है, UN सिक्योरिटी काउंसिल जैसी कंट्रीज का ये है, तो यहाँ पे ये क्या है, सुप्रानेशनल अथॉरिटी क्या है, सुप्रानेशनल अथॉरिटी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ के जो रूल्स हैं वो बाइंडिंग नहीं है, उनकी कंट्रीज पे ये रूल्स क्या है, बाइंडिंग नहीं है। तो जब रूल्स बाइंडिंग नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्लोबल हेजेमनी होगा। लेकिन अगर नॉर्म्स एंड रूल्स बाइंडिंग है तो वहाँ पे क्या होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है फिफ्थ पिलर है किसका, IPT में लोहिया का। राम मनोहर लोहिया आप पढ़ते हो, लोहिया ने 4 पिलर्स बताए थे, चौखंबा का कॉन्सेप्ट दिया था और फिफ्थ पिलर उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बताया था। तो ये आपको ये याद रखना है कि कब क्या है और क्या नहीं होगा। रियलिज्म की कोर थीम्स बताई हुई है, इगोइज्म प्लस एनार्की इज इक्वल टू पावर पॉलिटिक्स। तो इगोइज्म जो करेक्टरिस्टिक है या फीचर है वो क्लासिकल रियलिज्म का है। एनार्की की बात न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म वाले करते हैं। और जब इगोइज्म प्लस एनार्की दोनों एक साथ आता है तो पावर पॉलिटिक्स बनता है। तो इगोइज्म प्लस एनार्की इक्वल्स टू पावर पॉलिटिक्स, ये फॉर्मूला याद रखना। की थीम्स क्या है रियलिज्म के अंदर, तो हम पढ़ते हैं क्लासिकल रियलिज्म, स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अनार्की और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, पोलैरिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिकल रियलिज्म याचकार और हैंस मॉर्गन हैं, और इसमें केनेथ वॉल्ट्ज और जॉन मेयरशाइमर का हम पढ़ते हैं एज अ नियो रियलिस्ट, ठीक है। तो नियो रियलिस्ट अलग है, क्लासिकल रियलिस्ट अलग है। क्लासिकल रियलिस्ट में कौन आ रहा है, EH कार और मॉर्गन थो, और नियो रियलिस्ट में जॉन मेयरशाइमर और केनेथ वॉल्ट्ज, जिसका हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म भी पढ़ते हैं। क्लासिकल रियलिस्ट में जो बात करते हैं वो ह्यूमन नेचर क्या है, पेसिमिस्टिक है। क्लासिकल रियलिस्ट बोलते हैं ह्यूमन नेचर पेसिमिस्टिक है, उसमें हाँ मतलब उनको हर जगह हर किसी में बुराई दिखती है। पेसिमिस्टिक यानी कि ह्यूमन नेचर बेकार है, बुरा है। क्लासिकल रियलिस्ट बोलते हैं, जो अगर हम थ्यूसिडाइड्स की भी बात करें तो क्लासिकल रियलिस्ट में EH कार और मॉर्गन थॉ के अलावा हम थ्यूसिडाइड्स को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम पेलोपोनेशियन वॉर उनका फेमस वर्क है उसको पढ़ते हैं। सुनजू भी पढ़ते हैं, सुनजू की जो फेमस बुक है या वर्क है वो है आर्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्ट ऑफ वॉर किसकी है, तो आर्ट ऑफ वॉर सुनजू की है। और एक और क्लासिकल थिंकर है, क्लासिकल रियलिस्ट है, मैकियावेली और थॉमस हॉब्बी क्लासिकल रियलिस्ट के अंदर आते हैं। मैकियावेली बोलता है कि जो लीडर्स हैं टू रूल थ्रू द यूज ऑफ कनिंग, क्रूएलिटी एंड मैनिपुलेशन। एंड्रयू हिबर्ट का आयर का हमने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पे हमने रियलिज्म के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे हम सिर्फ मेन चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमने वहाँ नहीं पढ़ी थी। तो हॉब्स का ह्यूमन नेचर इगोइस्टिक है, ठीक है, और सेल्फिश है, या फिर ये हॉब्स का हम सबने पढ़ा हुआ है। मैकियावेली का जो बोलते हैं, जो मैकियावेली अपने प्रिंस को बोलते हैं कि जो लीडर्स हैं उनको रूल करना चाहिए थ्रू कनिंगनेस, क्रूअलिटी एंड मैनिपुलेशन। तो एक प्रिंस को, एक लीडर को कनिंगनेस होना चाहिए, मतलब उसमें क्लेवर हो, क्रूअल हो और मैनिपुलेटिव हो, ऐसा। नॉन रैशनल एपिटाइट्स की वो बात करते हैं कौन, हॉब्स। एवर्जन, फियर, होप्स एंड डिजायर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है कि एपिटाइट्स की बात कौन करते हैं, तो हॉब्स बात करते हैं। नॉन रैशनल एपिटाइट्स कौन कौन सी हो गई, जो एवर्जन या किसी से मतलब दूर हो जाना, एवर्ज हो जाना, फियर, होप, डिजायर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन रैशनल एपिटाइट है, ठीक है, जो लोग चाहते हैं।
एपेटाइट मतलब जो लोगों का सेटिस्फाई करने के लिए जो ज़रूरी है, और जो जो रैशनल नहीं है, वो होप फियर जैसी चीज़ें रैशनल नहीं है, पर वो आपके एपेटाइट, आप उनको खाना चाहते हो इन द सेंस वो आपके एपेटाइट या सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। न्यू लेफ्ट क्या होता है? न्यू लेफ्ट जैसा कीवर्ड बहुत बार आपने सुना होगा, 1990s और 2000 की ये आइडियोलॉजी है, जिसमें जिसने न्यू लेफ्ट ने क्या किया था? ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म और सोशल डेमोक्रेसी दोनों को रिजेक्ट किया था इन फेवर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। न्यू पॉलिटिक्स कौन सी? न्यू पॉलिटिक्स मतलब ऐसी पॉलिटिक्स जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड हो, जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। तो न्यू लेफ्ट किसको मानते हैं? न्यू लेफ्ट मानते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो लोग डिसेंट्रलाइजेशन में मानते हैं, जो आइडियोलॉजी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में मानती है, वो न्यू लेफ्ट की है, और जो कम्युनिज्म को रिजेक्ट करती है, सोशल डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करती है, वो भी न्यू लेफ्ट है। मतलब ये दोनों को वो रिजेक्ट करेंगे और दो चीज़ों को वो मानेंगे। न्यू पॉलिटिक्स क्या है? न्यू पॉलिटिक्स ऑफ लिबरेशन। तो न्यू पॉलिटिक्स का मतलब है जहाँ पे पॉपुलर मोबिलाइजेशन हो, डायरेक्ट एक्शन हो, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने आपको अब्राहम लॉ के प्रिंसिपल में बता दिया। ये आ गए हम लास्ट स्लाइड पे। तो लास्ट स्लाइड में हमारा है पोस्ट मेटेरियलिज्म। पोस्ट मेटेरियलिज्म का मतलब क्या है? पोस्ट मेटेरियलिज्म का मतलब है जब दैट ऐसी थ्योरी जो एक्सप्लेन करे द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंसर्न्स एंड एटीट्यूड्स इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कोई कंट्री अगर इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अफेक्ट है वो पॉलिटिकल एटीट्यूड में पड़ता है कि नहीं? जितने ज़्यादा आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ होगे, आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड वो चीज़ डिसाइड करेगा कि नहीं। तो ये पोस्ट मटेरियलिज्म की थ्योरी बताती है, ठीक है। पोस्ट मटेरियलिज्म की थ्योरी को हम अब्राहम मास्लो से भी रिलेट कर सकते हैं, और इनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो है एंगलहार्ट का, ठीक है। किसका? एंगलहार्ट का ये फेमस कॉन्सेप्ट है पोस्ट मटेरियलिज्म। और हायरार्की ऑफ नीड्स वाली मैंने बता दिया, उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, बट लूजली, नॉट एकदम मतलब ऐसा नहीं कि अब्राहम लॉ की मास्लो की जो थ्योरी है उस पर पोस्ट मटेरियलिज्म की थ्योरी बेस्ड है, पर हाँ उससे हम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिक इशूज। इनका जो मेजर थीम है, जो पोस्ट मटेरियलिस्ट बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो डिपेंड करती है इकोनॉमिक इशूज पे, ठीक है। एंड मोरालिटी, ये किसकी बात करते हैं? तो इनकी की थीम्स क्या है? मोरालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस, पर्सनल फुलफिलमेंट, वर्ल्ड पीस, पॉवर्टी रिडक्शन, देन रेशियल हार्मनी होना चाहिए, रेसिस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनिमल राइट्स, इन सब के पास पोस्ट मेटेरियलिस्ट करते हैं। मतलब पोस्ट मेटेरियलिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो मेटेरियलिस्टिक ना होकर बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, और कैसे जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, मेटेरियलिज्म जो होता है इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड है ना। तो मेटेरियलिज्म इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक इशूज का पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है वो बताया है। तो यहाँ पे होता है हमारा खत्म, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हाईलाइटेड पीडीएफ मेरे द्वारा, सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आई नो, लेकिन आई होप ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अपना भी तैयारी करना है मुझे जेआरएफ के लिए, तो मेरे को उसका भी पढ़ना है। तो मैं शायद बहुत कम लेक्चर्स डालूँ, ठीक है। शॉर्ट्स डाल सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, रोज़ 1-1, 2-2 मिनट के शॉर्ट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे, या 5-6 मिनट की वीडियोस, बट ऐसी लॉन्ग वीडियोस अब नहीं आएंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम डालेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछो, आई एम रेडी टू हेल्प। बट वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस 1-2 महीने में, जो मैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो मैं कोशिश करूँगी कि हो सका तो बना दूँगी, नहीं हो पाया तो आप खुद से तो पढ़ ही रहे होगे, है ना। बाकी आप सोर्सेज से पूछ लेना टेलीग्राम पे कि मैम कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं, कौन सा मैं मटेरियल पढ़ूँ, कौन सा मटेरियल ना पढ़ूँ, तो मैं उसमें गाइड कर दूँगी। और मटेरियल तो बतेरे अवेलेबल है, लेकिन बुक्स हर कोई नहीं कराता, तो जो फेमस बुक्स थी वो मैंने आपको कवर करा दी। और भी बुक्स कवर करानी थी पर नहीं करवा पाई, उसके लिए सॉरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे लक्ष्मीकांत कवर कराना था वो नहीं हो पाया, पर कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। सो